वेलकम एवरीवन। दोस्तों, किसी ने कहा है कि कभी भी अपना डॉक्टर, अपना बार्बर और अपना टीचर बदलना नहीं चाहिए, वरना परिणाम खराब हो जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो अब खोल लिया है ना, तो मेरे साथ अब से लेके एग्जाम तक जुड़े रहना, क्योंकि ये मैंने आपका एक 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया है, जिसके अंदर ये पहली आपकी रिवीजन क्लास है। अब से लेके एग्जाम तक आपकी 5 रिवीजन मैं करवाने वाला हूं। तो आज की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली पहली रिवीजन है। इसमें करेंगे क्या, हम फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स इस एक वीडियो में मैं आज आपको रिवाइज करा दूंगा, वो भी मजे मजे में। आपको कुछ भी नहीं करना, बस वीडियो को आराम से देखते रहो। जो मैं कहूं ना, जो मैं अब से लेके एग्जाम तक आपसे कहूं करने को, मेरे साथ रिवाइज करते रहना। इधर उधर अपना माइंड मत लगाना, बस सुनते जाओ, करते जाओ, और फिर देखना फाइनल एग्जाम में आपका क्या जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो क्या आप तैयार हैं इंग्लिश में इस बार 80 में से 80 नंबर लाने के लिए? कमेंट में लिख के मुझे बताओ 80, क्योंकि आपको चाहिए 80 से कम पे हम नहीं मानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये फर्स्ट रिवीजन क्लास। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। आप सभी लोग अभी एक काम कीजिए, अपनी एक नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कहूंगा लिखने को, वो लिखते चले जाना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो भी बस जो मैं बता रहा हूं वो सुनते चले जाओ और कुछ मत करना। ए लेटर टू गॉड चैप्टर में है क्या, पहले मोटा मोटा देखेंगे, उसके बाद छोटा छोटा देखेंगे। जी हाँ, आइए देखते हैं पहले मोटा मोटा चैप्टर में क्या है। इसमें एक कैरेक्टर है, एक किसान है, एक फार्मर है, जिसका नाम क्या है, लेंचो। तो लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक फार्मर है, ठीक है। हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड। उसको क्या था, उसको फर्म बिलीफ था, गॉड के अंदर आस्था थी। किसका चैप्टर है? एक किसान की कहानी है जिसका नाम है लेंचो, जिसको गॉड में बहुत आस्था थी। और क्या हुआ फिर? हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयज ड्यू टू हेल स्टॉर्म। जहां पे ओले पड़ जाते हैं और उसकी फसल खराब हो जाती है। सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, वो गॉड से हेल्प मांगता है, मेरी फसल खराब हो गई, मैं क्या करूं अब। राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसों। गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, वो खुदा को एक क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है, खत लिखता है, मुझे 100 पैसे दे दो, मेरी फसल खराब हो गई है, क्योंकि उसको आस्था थी। पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर एंड डिसाइडेड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड। जो पोस्टमास्टर होता है ना, जहां लेटर जहां पे जमा करा के आता है, तो पोस्टमास्टर देखता है और उसको पढ़ता है, कहता है तो 100 पैसे मांग रहा है। पहले वो हंसता है, लेकिन बाद में वो क्या कहता है कि मैं इसकी फेथ को खत्म नहीं होने दूंगा, और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। पोस्टमास्टर हेल्प्स लेंचो गिविंग हिम 70 पैसों इन एन एनवेलप। पोस्टमास्टर 70 पैसे एक लिफाफे में डालकर लेंचो को दे आता है। उसके बाद क्या होता है, लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्टमास्टर क्रुक। लेकिन लेंचो उससे खुश नहीं होता। लेंचो कहता है 100 मांगे थे, 70 दिए हैं, 30 कम है, ये तो बदमाश है पोस्टमास्टर और इसके जो साथी हैं। बस खत्म, ये टोटल चैप्टर की कहानी है। इतना समझ में आया? अभी कुछ याद करने को नहीं कह रहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, कहानी समझ में आ गई। हिंदी में समझ में आ गई। अब आओ इंग्लिश में कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, पूरा इसका आंसर देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बस अब सुनते जाना, और जिन वर्ड्स पे मैं ज्यादा ध्यान देने को कहूं ना, उनको इंग्लिश में ही बस तुम्हें याद रखना है, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। आओ शुरू करते हैं। लेंचो, लेंचो तो पता ही है फार्मर है। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। कैसा फार्मर था लेंचो? हार्ड वर्किंग फार्मर। बोलो मेरे साथ साथ, बोलो हार्ड वर्किंग फार्मर। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन गॉड। उसको गॉड में फर्म बिलीफ था। फर्म मतलब मजबूत, तो कैसा बिलीफ था? फर्म बिलीफ था। लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर, फर्म बिलीफ। आगे बढ़ते हैं। ही एक्सपेक्ट्स फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। वो क्या उम्मीद कर रहा था कि रेन शावर होगी, बारिश हो जाएगी, जो उसकी मक्के की फसल है वो बहुत अच्छे से खिल जाएगी, उसको बहुत फायदा हो जाएगा। दैट इज हार्वेस्ट कुड यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। जैसे हर साल उसको बहुत मुनाफा होता था, ऐसे मक्के की फसल से उसको बहुत फायदा हो जाएगा और वो मुनाफा कमा लेगा, उसको ऐसी उम्मीद थी। एज ही एक्सपेक्टेड रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म। लेकिन क्या हुआ, जैसे उम्मीद थी बारिश तो हुई, लेकिन वो किसमें बदल गई? इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो बच्चों, कौन सा? हेलस्टॉर्म। कहां गया, कहां गया, ये रहा। लेकिन क्या हो जाएगा, हेलस्टॉर्म हो गया, बर्फ का तूफान आ गया, ओले पड़ने लगे और फसल क्या हो गई? रिजल्टिंग डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप। पूरी क्रॉप क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये जो हेल स्टॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है, याद रखा, आगे बढ़ जाए। फिर क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गई एंटायर क्रॉप, विच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल। फैमिली का जो सर्वाइवल है, जो उनका बचना है, अब उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ? लेंचो वाज डिसहार्टेंड। लेंचो क्या हो गया था? डिसहार्टेंड हो गया। लेंचो वाज डिसहार्टेंड
बट ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड। उसको कैसी फेथ थी गॉड के अंदर? फर्म बिलीफ था। रोबस्ट मतलब मजबूत फेथ थी उसकी गॉड के अंदर। ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। ये तो हमें पता ही है कि ही राइट्स अ लेटर टू गॉड कि 100 रुपए दे दो, 100 पैसे दे दो मेरे को। वो लेटर लिख देता है। एक बार दोबारा से इंपॉर्टेंट वर्ड पकड़ते हैं, क्या क्या हमें याद रखना है लेंचो वाले चैप्टर से। क्या क्या याद रखना है? लेंचो हार्डवर्किंग फार्मर था, फर्म बिलीफ था, एक्सपेक्ट कर रहा था रेन शावर की, है ना, हेल स्टॉर्म आ जाता है, क्रॉप जो होती है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका रोबस्ट फेथ थी गॉड में, और वो क्या करता है? राइट अ लेटर टू गॉड। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। इतना इतना मोटा मोटा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। 100 पैसे वो मांगता है। कितने? 100 पैसे। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। वो एक एड्रेस लिखता है उस पे लेटर के ऊपर कि गॉड को लिखना है, भाई गॉड को भेज देना, और वो वहां पे जमा करा देता है। When the letter being noticed by the postmaster, he breaks out laughing at first, but immediately he turned serious। जैसे पोस्टमास्टर दिखता है वो ऐसे हंसता है, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है। एंड डिसाइडेड नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। वो जो राइटर यानी लेंचो की फेथ ना शेक ना हो, हिले ना, इसलिए पोस्टमास्टर क्या करता है? उसकी मदद करने की कोशिश करता है, फैसला करता है। फॉर दिस द पोस्टमास्टर कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स। अपनी सैलरी से कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अपने आसपास के कॉलीग से भी थोड़ा थोड़ा लेता है, और लेंचो की मदद करता है। एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी ही कुड, चैरिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो चैरिटी के तौर पर ये सारी चीजें कर रहा था। ही कुड ओनली कलेक्ट 70 pesos। ये तो हमें पता है, ये 70 ही बेचता है। which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the god। वो एनवेलप में ऐसे रख देता है जैसे कि गॉड ने ही लेंचो के लिए ये 70 पैसे भेजे हैं। उसके बाद क्या होता है? on having found the letter, लेंचो doesn't show any surprise at all। लेंचो कोई भी हैरानी नहीं दिखाता, बल्कि क्या कहता है? instead he becomes angry on counting the money। बल्कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब पैसे गिनता है, तो 70 ही है। तो अब दोबारा से इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है? क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर? कि भाई लेटर रिसीव कौन करता है? पोस्टमास्टर। फर्स्ट वो क्या करता है? वो ब्रेक्स आउट इन लाफिंग, भाई वो हंसने लगता है बहुत ज्यादा, फिर बाद में इमीडिएटली सीरियस हो जाता है, और डिसाइड क्या करता है? शेक ना हो, किसकी? राइटर्स की फेथ शेक ना हो। वो इसकी कोशिश करता है, आउट ऑफ द एक्ट ऑफ चैरिटी वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी से, अपने कॉलीग से वो कंट्रीब्यूशन कराता है, और ऐसे ही एनवेलप में पैसों को रख देता है। इतना क्लियर हो गया? लेंचो सरप्राइज नहीं होता 70 पैसे देख के। वो दोबारा क्या करता है? ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग 30 pesos। वो दोबारा से लेटर लिखता है। ही राइट्स अगेन, बोलो मेरे साथ साथ, ही राइट्स अगेन टू लेटर टू गॉड टू सेंड हिम, के दोबारा मेरे को बचे हुए 30 पैसे दे दो डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू दी मेल। बल्कि मुझे डायरेक्ट भेज देना, मेल मत भेजना। क्यों? He shows distrust in the employees of the post office whom he calls a bunch of crooks। क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं, वो उनको जो क्रूक्स है यानी जो बदमाश है उनका ग्रुप बुलाता है, यानी उन्हीं को भला बुरा कहने लगता है। दोस्तों भी करना यह है कि अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप बिना देखे अपनी नोटबुक में लिखो, अपने आप सोच सोच के क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स या लाइंस आपको बताई हो जो आपको याद रह गई, अभी लिखो बिना देखे। चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में क्या है? मोटा मोटा पहले देखेंगे, फिर छोटा छोटा देखेंगे, ठीक है ना भाई। इसमें कहानी है नेल्सन मंडेला साहब की। ये कौन है भाई साहब? ये है साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट, जो जेल में सड़े बहुत टाइम तक, क्योंकि वहां पे काला गोरे का भेद था। उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका को आजाद कराया। और ये काले भेद के जो फर्क करते हैं ना, नस्ल भेद जिसे बोलते हैं, रंग भेद बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंग्लिश में अपार्टाइड। क्या बोलते हैं? ये वर्ड है अपार्टाइड। ये आपको याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते क्या क्या है ये। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। जो खुद की लिखी हुई किताब होती है ना, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसमें से ही ये हिस्सा लिया गया जो आपका चैप्टर बना है। इसमें क्या दिखाया गया? अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका। वहां पे जो रंग भेद किया जाता था, नस्ल भेद किया जाता था, उसके बारे में पूरी कहानी है। 10 मई 1994 को वाउड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के जिसका रंग काला था। वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। और क्या है? मंडेला की स्पीच इसमें बताई गई है। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। उस दिन डेमोक्रेसी हो गई थी वहां पे सबको हक बराबर मिल गए थे। ये उसमें बताया गया है। मंडेला साहब ने स्पीच दी थी, वो इसमें बताई गई है। ही डिजायर्स टू थैंक फ्रीडम फाइटर, करेजियस पीपल, कंट्रीमैन आर रियल असेट्स। वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा? उन्होंने कहा
कि जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको थैंक यू है भाई, ये सब तो बोलेंगे, ये तो हुआ होगा ना। तो ये सब उन्होंने बोला, जितने भी लोगों ने करेज दिखाया था, साहसी लोग थे, उनकी तारीफें की गई थी। और क्या कहा था कि वहां के जो लोग हैं वहां का रियल असेट्स है। ये सब कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला। कहां कह रहे हैं? अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने ये बातें कही थी, जिसमें से थोड़ा सा अंश हमने चुरा लिया और आपका चैप्टर बना दिया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और क्या बताया? उन्होंने 2 ऑब्लिगेशंस बताई, जिम्मेदारियां बताई एक इंसान की। वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट होती है फैमिली की तरफ, वाइफ की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, और दूसरी होती है कम्युनिटी, पीपल और कंट्री की तरफ। ये किसने बताई? नेल्सन मंडेला साहब ने। तीसरा, ऑपरेसर एंड ऑपरेस बोथ आर प्रिजनर। उन्होंने कहा जो जुल्म ढाता है और जो जुल्म सहता है, दोनों ही गुलाम होते हैं अपने अपने आप में। ये सारी बातें किसने कही है? नेल्सन मंडेला साहब ने, मोटा मोटा इस चैप्टर में। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने पूरा जूस निकाल के रख दिया है। इतना समझ में आ रहा है ना? बस अब इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें जो मैं बताता जाऊं, नोट करते चले जाना, मेरे साथ बोलते चले जाना, तुम्हें याद रह जाएगा। आज इसका पूरा आंसर देखते हैं अब। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। बार बार बोलो, क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी ऑफ 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 नेल्सन मंडेला। किसकी? नेल्सन मंडेला की। हु वाज द, कौन थे नेल्सन मंडेला? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। क्या ये रटने वाली बात है? नहीं, पहले काले, काला कलर। अब मैं मतलब हम लोग तो इंडियंस है ना, हम तो इतने काले नहीं होते, बिल्कुल जो काले होते हैं ब्लैक अफ्रीकन, उनकी बात हो रही है। तो वो काले थे बिल्कुल, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, आगे जाते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच, हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर एंड हिज स्ट्रगल। अब इसमें क्या क्या बताया गया? उनकी स्पीच है, उनकी जर्नी है, उनका और क्या है, और स्ट्रगल दिखाया गया है ना, कैसे कैसे उनकी जिंदगी गुजरी थी, ये सब बताया गया। इट बिगिंस विद, ये शुरू होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी। मेन इसमें क्या है? इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन क्या हो रही है वहां पे? किस चीज का इनॉग्रेशन हो रहा है? एक वार्ड सेरेमनी हो रही है, इनॉग्रल सेरेमनी हो रही है, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टाइम वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे। विच टुक प्लेस, कहां पे हुई थी? 10 मई 1994। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखो। 10 मई 1994 को क्या हुआ था? इसके बाद मैं पैदा हो गया था, क्योंकि 11 मई को मेरा बर्थडे आता है, ऐसे याद रख लेना। एट द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक जगह है जहां पे क्रिकेट मैच भी खेले जाते हैं। तो वहां के एम्फीथिएटर में, जहां पे पूरी जगह होती है बैठने की, ऐसे नीचे बैठने की, उसे बोलते हैं एम्फीथिएटर, और पूरा खुला मैदान होता है। आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला टुक द वाउ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बार बार यही बात हो रही है। तो क्या है चैप्टर में? अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्या वर्ड याद आ रही है दिमाग में? इनॉग्रेशन, इनॉग्रल सेरेमनी, अपार्टाइड, है ना, ये सब याद आ रहा है ना? चलो, और आगे क्या हुआ था देखो। of South Africa in the presence of many international dignitaries from different countries। वहां पे वो उन्होंने ओथ ली थी, किसकी मौजूदगी में? इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी आए हुए थे, अपने जो और देशों के जो नेता लोग थे ना, वो भी वहां पे आए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के हु आल्सो एम्ब्रेस द विक्ट्री ऑफ द न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जिन्होंने एम्ब्रेस किया था, जिन्होंने अपनाया था, कहा था हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है जो अब ये आपकी विक्ट्री हुई है, यहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर। पहले वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, गोरे जो लोग थे ना वो दबाते थे, जुल्म करते थे काले लोगों पे। आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 डिप्टी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इंप्रेसिव एयर शो ऑफ फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। वहां पे पहले क्या हुआ कि पहले तो प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच दी, डिप्टी प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीचेस दी, उसके बाद फाइटर शो हुआ, हेलीकॉप्टर्स का शो हुआ, ये सारी चीजें यहां पे हुई थी, फाइटर जेट्स का शो हुआ। इन हिज स्पीच मंडेला एश्योर्ड, मंडेला साहब ने क्या कहा वो सुनो, countrymen that this country would never ever experience the same suppression of वन बाय अनदर। सप्रेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये कंट्री दोबारा सप्रेशन नहीं झेलेगी। ये जो दबा रहे हो ना तुम काले को, ऐसे ऐसे दबा रहे हो, ये नहीं झेलेगी ये कंट्री दोबारा सप्रेशन नहीं झेलेगी। किसने कहा? मंडेला साहब। इन हिज स्पीच ही सेड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी है, ये तो हमें पता ही है साउथ अफ्रीका के अंदर। द ऑथर सेड दैट लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी व्हाइट सुप्रीमेसी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ अपार्टाइड। व्हाइट यानी गोरे लोग थे, उनकी सुप्रीमेसी थी, वो इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने लेके आए वो ये अपार्टाइड, जिसे नस्ल भेद कहते हैं, गोरे काले का भेद कहते हैं, वो ये चीज लेके आए थे। एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल, और लाइफ को क्या बना दिया? लिविंग हेल बना दिया फॉर डार्क स्किन्ड पॉपुलेशन, जो काले लोग थे उनके लिए। He expressed his desire to thank all the freedom fighters। ये तो याद करो, मैंने पॉइंट्स में समझाया था कि उन्होंने क्या क्या कहा अपनी स्पीच में। उन्होंने थैंक यू कहा था जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको, और करेजियस पीपल थे उनको, और उन्होंने कहा था जो कंट्रीमैन है वो इस जो साउथ अफ्रीका का रियल असेट्स है, यही कहा था ना, वही दोबारा रिपीट हो रही है। क्या? He expressed his desire to thank all the freedom fighters who sacrificed their lives, who could not live to see this autumn day। autumn day होता है बड़ा दिन, अच्छा दिन, जीत का दिन। He referred the citizens as the greatest asset of the country। Mandela believes that courageous is not the man who is fearless।
मंडेला साहब ने और क्या कहा कि करेजियस वो नहीं है, दिलदार वो नहीं है जो फियरलेस है, जिसे किसी से डर नहीं लगता, बल्कि कौन है? बिलीव दैट करेजियस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। लेकिन वो इंसान है जो डर पे काबू पा लेता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख पाओगे? आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑल्सो मेंशन 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कौन कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? फर्स्ट थी फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स और फ्रेंड की तरफ, दूसरी कंट्री की तरफ। यही तो बोला था, बस ये इसमें लिखा हुआ है और आगे आप खुद भी पढ़ सकते हो। The author also mentioned 2 responsibilities every human has. First, towards his family, parents, wife, and children. And second, obligation towards his country, people, and the community. इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। Nelson Mandela became an adult. He realized that his freedom was an illusion. He was the slave of exploitation. एक और बात थी कि मंडेला साहब ने भी किया कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ, बचपन में मुझे पता नहीं था कि मुझे लगता था मैं आजाद हूं, लेकिन मैं आजाद नहीं था। जब मेरे बड़ा हुआ तब मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। Not only he was a slave, but his other family members were also. According to him, the oppressor is as much prisoner as oppressed. ये बात भी हमने पढ़ी थी कि ऑपरेसर जो होता है वो भी गुलाम होता है, और जो ऑपरेशन जिसके साथ किया जाता है वो भी गुलाम होता है। स्लेव भी गुलाम होता है और जो उसको स्लेव बना रहा है वो भी। ये पूरा चैप्टर था। इंपॉर्टेंट वर्ड इसको सोच के क्या क्या याद आ रहे हैं? क्या क्या याद आ रहे हैं? अगर कभी भी सोचना पड़े तो कुछ भी नहीं सोचना, ये चीज से यहां से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो क्या ये हमारी भी फर्स्ट ही तो रिवीजन है? अभी तो बस कहानी मोटा मोटा देख रहे हैं हम। नेक्स्ट रिवीजन क्लास जो लाइव क्लास होने वाली है उसमें हम पूरा डिटेल में इसको और पढ़ेंगे। अभी सिर्फ कहानी को एक ना आइडिया लेते रहो कि कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी मंडेला साहब ने, मंडेला साहब कौन थे, क्या हो रहा था प्रिटोरिया में, तारीख क्या थी, बताते चले जाओ, मुझे बताते चले जाओ। मंडेला साहब ने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा, वहां पे क्या क्या एयर शो भी हो रहे थे, क्या? हाँ, एयर शो हो रहे थे वहां पे, और क्या क्या हुआ था, और उन्होंने किस किस को थैंक यू बोला था। अच्छा, उन्होंने अपने बचपन के बारे में क्या बताया था। अच्छा, उन्होंने ऑपरेसर के बारे में क्या बताया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेसर वाला, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों ही क्या होते हैं? गुलाम होते, स्लेव होते हैं। किस किस चीज के? ये किसने बताया? मंडेला साहब ने। क्या फर्स्ट रिवीजन हो गई हमारी? क्या एक आइडिया हो गया? क्या आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देता हूं। ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, ऐसे आप भी नजर मारोगे सब कुछ याद आता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। अब दोबारा से आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से रिलेटेड आपको जो जो वर्ड्स या लाइंस याद आ रही हैं उसे अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इसमें ना 2 पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा होता है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो दोनों ही पढ़ेंगे हम। तो भाई पहले देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट में क्या है, कौन सी कहानी क्या है इसके अंदर, मोटा मोटा देखते हैं भाई। तो इसमें एक यंग सीगल है, यानी एक पक्षी है, पक्षी की कहानी है, जो छोटा सा पक्षी है। फियर टू फ्लाई, जिसको उड़ने से डर लगता है, उसके पंख तो आ गए पर वो उड़ता नहीं है। डिस्ट्रस्ट है उसको अपने विंग्स पे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, उसको भरोसा नहीं है, डिस्ट्रस्ट है अपने विंग्स पे। पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम कॉलिंग हिम कावर्ड, जो उसके मां बाप थे उसको डांटते रहते हैं, उड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं उड़ता है, लेकिन उसको क्या कहते थे, बिल्कुल कावर्ड है तू, बिल्कुल डरपोक है, कायर है। लेफ्ट हिम इन आइसोलेशन हंग्री, उसको अकेला छोड़ देते हैं, वो बेचारा ऐसे अकेला पड़ा हुआ है, भूखा हो गया, कुछ खाने को दे दो। फिर क्या होता है, गेट्स मेडन आउट ऑफ हंगर डाइव, लेकिन जब वो बिल्कुल खाने से परेशान हो जाता है, भूख के मारे पागल हो जाता है, तो उसके सामने से जब खाना निकल के जाता है तो वो कूदी मार ही लेता है, और जब कूदी मारता है उसे याद आता है मरता क्या ना करता। अरे जैसे तुम एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने लगते हो ना, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी डर के, फिर तुम्हें डर नहीं लगता, अब तो पढ़ूंगा, वही हाल उसका होता है, वो भी उड़ना शुरू कर देता है। टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पूरी कहानी है। आओ इसको डिटेल में बता देता हूं, आ जाओ, बहुत मजेदार कहानी है, आ जाओ। हाँ जी, his first flight is a story based on young seagull who is afraid to fly first time because of distrust on its wings। ये तो कुछ याद ही नहीं करना कि क्या है। It is a story of a young seagull who has fear of flying। उसको किसका, फ्लाइंग का या उड़ने से उसको डर लगता है, ये तो पता है, क्योंकि उसको डिस्ट्रस्ट होता है अपने विंग्स पे। All his younger siblings can fly। उसके जितने भी छोटे बहन भाई थे ना, उससे छोटे पंख वाले, वो फ्लाई कर लेते थे fearlessly, बिना किसी डर के, with shorter wings except him, लेकिन वो नहीं कर पाता था उसे छोड़ के। He cannot gather the courage to trust his wings। उसको ना ट्रस्ट नहीं था, डिस्ट्रस्ट था अपने विंग्स पे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, है ना, फ्लाई करने के लिए। He becomes sad when he sees his parents teaching and perfecting his younger sibling। उसको ना बुरा लगता था, he feels bad, he feels sad, जब वो देखता था, क्या देखता था कि उसके छोटे बहन भाइयों को उसके माँ बाप सिखा रहे होते, ऐसे उड़ना, नहीं ऐसे उड़ना बेटा, जब ये उड़ा करो ना तो ऐसे उड़ जाया करो। तो वो जब ये कर रहे होते हैं तो उसको बुरा लगता है कि मेरे को नहीं सिखा पाते मेरे माँ बाप। His parents scold him, taunts him
उसको डांटते हैं, ताने देते हैं, हट तेरी, तू तुझसे कुछ ना होना, किसी बस का नहीं है तेरे छोड़ना, ऐसे उसको डराते रहते हैं। कहते हैं कॉल हिम कावर्ड फॉर नॉट इवन ट्राइंग, कैसा कायर है, डरपोक है, कोशिश भी नहीं करता। क्या मुंह दिखाएंगे हम हमारी पंछी जातियों को, पूरी सीगल जनजाति तेरे ऊपर थूकेगी, तेरे को बुरा कहेगी, है बिल्कुल ही निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। आगे क्या हुआ, दे थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री, ये उसको कहते अगर तू अब नहीं उड़ाना तुझे हम अकेला छोड़ देंगे यहीं पर चट्टान पे, फिर देखता रहियो, भूखा मर जाइए यहाँ पे। ऐसा वो करते भी हैं। फिर क्या होता है, द फॉलोइंग डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन ऑन द ब्रिंक ऑफ द लेज, चट्टान के किनारे पर उसको छोड़ देते हैं अकेला। उसके बाद क्या होता है, he tries to seek the attention of his family members, यूं कूदता है ना, मम्मा हे मम्मा, अरे अरे देखो मम्मा, कूदता है कि किसी तरह कोई मुझे देख ले, उनका अटेंशन सीक करने के लिए। only his mother notices him, बस उसकी मां देखती है, मां का दिल रह नहीं जाता। मां क्या करती है, he begs his mother to bring him some food. His mother picks a piece of fish and flies towards him, but stops midway. उसकी माँ को तरस आ जाता है, एक फिश का पीस लेते, मछली का टुकड़ा लेती है अपनी चोंच में, उसकी तरफ उड़ती है, लेकिन फिर बीच में रुक जाती है। ये देख के वो पागल हो जाता है। He gets maddened out of hunger and takes the dive. वो यूं झुंझला जाता है, खाने की तरफ टूट पड़ता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है वो उड़ने लगता है। पहले वो घबराता है, लेकिन धीरे धीरे he falls outward and downward into space, and he can feel his wings cutting through the air. Finally he takes his first flight. Finally वो अपनी first flight ले लेता है। All the family members celebrate his victory by cheering and diving around him. This is how the young seagull flies. ठीक है, so दोस्तों ये पूरी कहानी समझ में आई। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या याद आने, क्या क्या सोचना है मुझे जब मैं फर्स्ट फ्लाइट के बारे में सोचूं, इस फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर के बारे में। क्या क्या सीगल याद आ रहा है ना, बिल्कुल याद आ रहा है। फर्स्ट फ्लाइट याद आ रही है, डिस्ट्रेस ऑन विंग याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। और क्या करता है, वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए डर रहा होता है, उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करते हैं, टॉन्ट करते हैं। सोचो सोचो सोचो, बिना देखे सोचो सोचो, क्या क्या टॉन्ट करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, उसको कावर्ड कहते हैं, है ना। उसको सैड फील होता है जब उसके पेरेंट्स उसके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, इंग्लिश में ही बोलो, यंगर सिबलिंग्स को क्या कर रहे होते हैं, टीचिंग कर रहे होते हैं, उनको परफेक्टिंग कर रहे होते हैं फ्लाई करने के लिए। इतना समझ पा रहे हो? नहीं आंसर बनता, अभी आंसर मत बनाओ, सिर्फ वर्ड्स बनाओ, वर्ड्स को पिक करो, जो कीवर्ड्स हैं वो लाइंस, छोटी छोटी लाइंस पिक करो, बिना सोचे, बिना देखे हुए सोचो, है ना। अब वो विंग्स को क्या करने लगता है, फिर कटिंग करने लगता है। ये सारी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अभी रुको और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर वो वाले वर्ड्स अभी वीडियो को पॉज करके लिखो, जो भी तुम इसके रिलेटेड सोच पा रहे हो लिखो। मेरे बच्चा, मेरा दोस्त, लिखो तो सही, देखो कितना फायदा होगा इन वर्ड से तुम्हें। एक बार लिख दोगे ना, याद रह जाएंगे, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा अपने आप। लिख दो ब्लैक एरोप्लेन। भाई ब्लैक एरोप्लेन में क्या है, इस कहानी में क्या है भाई, तो ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ नाम का एक पायलट है, फ्लाई कर रहा है कहां से, पेरिस से लंदन जहाज उड़ा रहा है। इसके दिमाग में क्या खुराफात आती है, सोचता जल्दी से जाके ना मैं ब्रेकफास्ट करूंगा अपनी फैमिली के साथ, जल्दी से बस घर पहुंचना है मुझे। इसके दिमाग में ये चल रहा होता है। इसको सामने क्या दिखाई देते हैं, ही सॉ द डार्क क्लाउड सिग्निफाइंग स्टॉर्म, काले बादल दिखते हैं। इसे लग रहा होता है कि पता होता है कि भाई तूफान में मैं फंस सकता हूं, लेकिन मानता नहीं। इसके दिमाग में ब्रेकफास्ट और फैमिली चल रही होती है। ही डिड नॉट टर्न बैक टू पेरिस, लेकिन ये पेरिस की तरफ नहीं मोड़ता है, बल्कि क्या करता है, हेड्स इनटू द स्टॉर्म, और तूफान में घुस जाता है, काले बादलों में घुस जाता है। कंट्रोल जो होता है, लॉस कंट्रोल, भाई अपना प्लेन से कंट्रोल खो देता है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, एक एनोनिमस पायलट आता है जिसका कोई नाम नहीं होता, ब्लैक एरोप्लेन होता है, काले कलर का एक एरोप्लेन होता है जो उसकी हेल्प करता है और उसको बाहर निकाल देता है। ये पूरी कहानी है, और डिटेल में देख लेते हैं। चलो जी डिटेल में जल्दी से पढ़ते हैं इसको। द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज अ पायलट हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। इतना तो सबको पता होगा कहां से पेरिस टू लंदन, कौन जा रहा है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, जो कि नरेटर है इस कहानी का। फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड मतलब भी खुश होता है, बहुत खुशी खुशी जा रहा होता है। क्यों खुश होता है वो, ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली एंड टेकिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसको अपने लॉन्ग हॉलीडे मिलने वाला था अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इन पे काम का प्रेशर बहुत है भाई लोगों पे, ठीक है। तो वो क्या करता है भाई, टेस्टी ब्रेकफास्ट मिलेगा लैंडिंग के बाद, वो ये सोचे ख्यालों में खोया हुआ होता है और ऐसे ऐसे उड़ा रहा होता है जहाज को, देख रहा होता है क्या लाइफ है मेरी। फिर क्या होता है, soon as he crosses Paris he gets a look of the dark clouds, जैसे वो पेरिस को क्रॉस करता है वैसे ही उसको सामने ना डार्क क्लाउड्स नजर आते हैं। अब वो ये देखने के बाद सोचता है, सिग्निफाइंग दी अपकमिंग स्टॉर्म फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ही शुड टर्न बैक टू पेरिस। भाई और सही आदमी क्या करता है कि सामने तूफान है, काले बादल है, मोड़ लूं, लेकिन ये मोड़ता नहीं है। लेकिन ये क्या करता है एज ही डजंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अप और अराउंड देम। अब काले बादल ऐसे हैं, इसके पास ऑप्शन था कि या तो ये ऊपर को निकाल देता, ये साइड को निकाल देता जहाज को, लेकिन इसके पास फ्यूल कम होता है, इतना फ्यूल होता नहीं कि ऊपर को निकाल दूं या साइड में को निकाल दूं, ऐसे करके तो फ्यूल खत्म हो जाता। ये ना लालची हो जाता है, ये प्लेन को ना घुसा देता है किसके अंदर, काले बादल में। हाँ भाई वही इसको अपनी फैमिली का चक्कर, भैया फैमिली का चक्कर, परिवार से मिलना है, लॉन्ग हॉलीडे। बट ही थिंक्स अदरवाइज टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ
dream of having breakfast, being with family and having breakfast. He risks the life of his passengers and heads straight into the storm. और वो सबकी जान को जोखिम में डाल के घुसा देता है किसके अंदर, स्टॉर्म के अंदर. Everything gets dark and all the instruments stop working. भाई इंस्ट्रूमेंट वर्किंग करना बंद कर देते हैं, सब कुछ डार्क हो जाता है. He lost control of the plane. ये तो पता ही है हमें. When he lost all the hope, he sees another plane flying next to him. जैसे वो सारी उम्मीद छोड़ देता है, मर गया अब तो, आ रहा हूं भगवान, मैं आ रहा हूं. तभी एक दूसरा प्लेन वाला आता है और उसको कहता है इधर आ, इधर से इशारा करता है, चल मेरे साथ साथ चल. और वो ब्लैक एरोप्लेन का जो एनोनिमस पायलट है वो उसको गाइड करता है. क्या करता है? गाइड करता है. इंपॉर्टेंट वर्ड. देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपीयर्स. आफ्टर लैंडिंग द पायलट आस्क अबाउट द अदर प्लेन. जैसे वो लैंड करता है, चाहता है कहां है वो जिसने मेरी जान बचाई, वो पायलट कहां है? वो डेस्क के पास जाता है जहां उसको मैडम क्या कहती है, शॉक टू नो दैट देयर वाज नो अदर पायलट इन द स्काई, देयर इज नो अदर फ्लाइट इन द स्काई एक्सेप्ट हिज. वहां से पता चलता है वहां कोई पायलट था ही नहीं, कोई प्लेन आज तो उड़ ही नहीं रहा था, बस यही था. ये पूरी कहानी है. अब इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर से रिलेटेड जैसे सोचोगे तो क्या क्या याद आएंगे? क्या क्या याद आएंगे? फ्रेडरिक फॉर्सिथ था, वो कहां से फ्लाई कर रहा था? पेरिस टू लंदन फ्लाई कर रहा था. एक डार्क क्लाउड आया जो कि सिग्निफाई कर रहा था अपकमिंग स्टॉर्म का. उसके पास ऑप्शन था, ही कुड टर्न बैक हिज प्लेन, है ना, बट वो रिफ्यूज कर देता है. वो हेड्स इनटू द स्टॉर्म. हेड्स किस कहां घुस जाता है? हेड मतलब आगे तरफ बढ़ जाना. ब्लैक क्लाउड के अंदर वो घुस जाता है, स्टॉर्म में घुस जाता है और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टॉप्ड वर्किंग. इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देता है अपना कंट्रोल. उसके बाद व्हेन ही लॉस्ट ऑल द होप्स सारी वो खो देता है. एट दैट टाइम एक एनोनिमस पायलट of a black aeroplane guided him out of the storm. है ना, ये तो पूरी कहानी. क्या ये लाइन, ये वर्ड्स, क्या आप भी मेरी तरह ऐसे रिवाइंड कर पा रहे हो? अभी पॉज करके वीडियो अपनी नोटबुक में लिखो, जो भी आपको इससे याद हो पा रहा है, जितने भी वर्ड्स याद रह रहे हैं, जो भी लाइंस आ रही है माइंड में, ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से लिखते चले जाओ, याद हो जाएगा मेरे दोस्तों. नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एनी फ्रैंक की डायरी से. अब ये एनी फ्रैंक कौन है? आओ पहले देखेंगे मोटा मोटा, फिर देखेंगे छोटा छोटा. चलो जल्दी से देखते हैं भाई ये क्या है. द डायरी ऑफ ए 13-year-old गर्ल एनी. एक एनी नाम की लड़की थी 13 साल की, जो कि होलोकॉस्ट में एक तरह से तभी मर गई थी, वहां उसे टाइफाइड वगैरह कुछ हो गया था. अब हुआ क्या? ये कहानी किसकी है? ये हिटलर के टाइम की कहानी है. हिटलर कौन था? जिसने यहूदियों को, करोड़ों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनवाए थे, उन्हें जेलों में डाला था. और क्या बोल दूं, मेरे मुंह से मत निकलवा कुछ ऐसा, उस इंसान ने ना जानवरों की तरह हरकतें की थी और करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. बच्चे, बूढ़े, बड़े, उसे कोई नहीं दिखता था, बस वो यहूदी पकड़ता तो सबको मरवा दिया था उसने. तो वो ऐसी एक यहूदी बच्ची थी. यहूदी बच्ची कौन थी? जिसका नाम था एनी फ्रैंक. उसकी एक डायरी है जो कि उसके मरने के बाद उसके पिता को मिली थी, उन्होंने इसको छपवाया था. ठीक है, तो उसी में से, उस डायरी में से लिया गया है हिस्सा है जिसको हम चैप्टर के नाम से जानते हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं. भाई वो लोनली थी, डजंट हैव अ ट्रू फ्रेंड. वो एनी फ्रैंक बताती कि मैं लोनली हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है. और क्या इसमें वो स्टार्ट्स करती है, वो अपनी डायरी में लिख रही है सारी चीजें. वो लिखने की सोचती है कि मैं डायरी को अपना दोस्त बनाऊंगी, क्योंकि आसपास के लोग मेरे से दोस्ती नहीं करते, मैं अकेली हूं. वो उसको किटी कह के बुलाती है डायरी को अपनी. प्रेजेंट डे पे आती है, फिर वो अपनी डायरी में लिख रही है कि आज का दिन की बात करती हूं मैं. आज के दिन क्या है? इंटायर क्लास इज नर्वस. सब लोग ना डरे हुए हैं बच्चे, क्योंकि आज रिजल्ट आना है उसकी क्लास के अंदर. किसकी क्लास? एनी फ्रैंक की क्लास. वेरी गुड, वेरी गुड. आ जाओ. एनी डजंट हैव अ गुड इक्वेशन विद हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग. एनी को किसी से डर नहीं लगता, मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि उसके मैथ्स के टीचर से उसकी बनती नहीं, क्योंकि मिस्टर कीजिंग बहुत इरिटेट रहते हैं उससे. क्यों रहते हैं इरिटेट? क्योंकि एनी बहुत टॉकेटिव है, चैटर बॉक्स से बोलती बहुत है, चुप नहीं रहती. मिस्टर कीजिंग कौन है? ये मैथ्स टीचर ऑफ एनी फ्रैंक. गेव हर वियर्ड होमवर्क ऑन चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स जैसे ऐसे उल्टे सीधे टॉपिक्स पे वो एनी को होमवर्क देते हैं, ऐसे लिखने के लिए देते हैं. शी कंप्लीटेड स्मार्टली. और वो सारे ऐसे बहुत विट के साथ, मतलब हाजिर जवाबी के साथ. विट मतलब हाजिर जवाबी. एनी कैसी है? विटी है. वो अपने हाजिर जवाबी से अपना होमवर्क पूरा करती है, और यही पूरा इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. जिसके बाद मिस्टर कीजिंग उससे खुश हो जाते हैं और उसको क्लास में बोलने की इजाजत दे देते हैं. अब देखते हैं इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं. आओ जल्दी देखते हैं, जल्दी देखते हैं इसको. It is an excerpt from the personal diary of a 13-year-old Jewish girl named Annie Frank. ये तो हमें पता है कि 13 साल की है, Jewish girl है, Annie Frank है. Important words समझ में आ गए? ठीक है. She has loving parents, a 16-year-old sister and about 30 people whom she calls her friends. उसके पास loving parents हैं, एक 16 साल की उसकी बड़ी बहन है, और उसके बहुत सारे 30 लोग ऐसे हैं जिनको वो अपना दोस्त बुला सकती है. But she feels lonely, so she starts writing her feelings in a diary. लेकिन वो अकेला फील करती है तो वो डायरी लिखने का सोचती है. ये कहानी क्या रटी नहीं है, रटनी पड़ रही मेरे दोस्तों को. क्या आंसर इसका सोचते हुए अपने आप नहीं बन रहा है कि Annie was a Jewish girl या 13-year-old Jewish girl. ये तो अपने आप ही आ रहा है ना. उसके लविंग
पेरेंट्स हैं, शी हैज लविंग पेरेंट्स, अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर। के याद करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो हम लोग, ये फर्स्ट रिवीजन है हमारी। इसके बाद जो और 4 रिवीजन होंगी, तुम्हें एक एक वर्ड घुस जाएगा या निकाल नहीं पाओगे। आ जाओ। फिर क्या होता है? शी कॉल्स इट किटी। उसका नाम क्या रखती है? एनी की डायरी का नाम क्या? एग्जाम में पूछ रहे हो, क्या बताओगे? फटाक से किटी। किटी नाम था उसका। शी थिंक्स पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो खा जाओ। वो क्या कहती है कि पेपर के पास हैज मोर पेशेंस देन पीपल। जो पेपर होता है ना, वो तुम्हारी बात को सुनता है, लोग सुनते नहीं, उनके पास सब्र नहीं है। तो एनी क्या कहती है? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। वो ऐसा क्यों कहती है वो सुनो, वो ऐसा क्यों कहती है वो सुन लो। क्यों कहती है ऐसा? एज शी कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर। पेपर पे वो कुछ भी लिख सकती है। देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ टाइम एज वेल। टाइम की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट्स व्हाई एनए सेज पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इंपॉर्टेंट लाइन, याद रख पाओगे? आगे बढ़ते हैं। एनए स्टार्ट्स हर डायरी विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। पहले वो अपनी बैकग्राउंड देती है लाइफ का अपनी डायरी में, सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड, ताकि रीडर जो होता पढ़ने वाला उसे अंडरस्टैंड कर सके हर थॉट्स इजीली। देन शी कम्स टू द प्रेजेंट डे, और फिर वो प्रेजेंट डे पे आती है। वहां क्या बताती है? इट इज द रिजल्ट डे। हमें पता है ये रिजल्ट डे है, वेयर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। सबके ना ऐसे पांव कांप रहे, टांगे कांप रही हैं, वो कांपे टांग रही हैं, और क्या टांगे कांप रही हैं। हाँ, टांगे कांप रही हैं। एंड बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स। लगी शर्त, कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये पूरा माहौल क्लास में चल रहा है। एंड इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हर एंड हर गर्लफ्रेंड्स। वो अपनी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स यानी उसकी फ्रेंड्स हैं, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके लिए रिजल्ट की तरफ से उसको टेंशन है। बस मैथ्स में डर लग रहा है उसको, ये हमें पता ही है। शी इज ओनली डाउटफुल इन मैथमेटिक्स। शी हैज अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग द मैथमेटिक्स टीचर। चीटर नहीं, टीचर, ठीक है। आ जाओ। मिस्टर कीजिंग हु इज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर हैबिट ऑफ बीइंग वेरी टॉकेटिव। अब इसमें क्या वर्ड याद रखने, जैसे सोचूंगा मैं, क्या वर्ड याद रखने कि वो क्या सोचते, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। और उसके बाद क्या होता है? वो ब्रीफ बैकग्राउंड देती है, ब्रीफ बैकग्राउंड अपनी लाइफ का, सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड, जो भी रीडर है वो समझ सके। और क्या था? प्रेजेंट डे पे आती है, जहां पे जो क्या हो रहा है? क्वैकिंग द बूट्स। क्या हो रहा है वहां पे क्लास में? क्या हो रहा है? इंटर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। अपनी बूट्स के अंदर क्वैक कर रहे हैं, यानी टांगे कांप रही है। और बॉयज क्या हो रहे हैं? बैट्स लगा रहे हैं। जो एनए है वो कॉन्फिडेंट है रिजल्ट को लेके, बट उसको मैथ से डर लग रहा है। उसकी इक्वेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। शी हैज अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट मिस्टर कीजिंग हु इज ऑलवेज इरिटेटेड। क्यों इरिटेटेड रहते हैं? बिकॉज ऑफ हर हैबिट ऑफ बीइंग वेरी टॉकेटिव। आगे बढ़ जाते हैं। हर हैबिट्स, ओके। ही स्टार्ट्स गिविंग हर पनिशमेंट। वो पनिशमेंट देने लगते हैं। क्या पनिशमेंट देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एसेज ऑन वियर टॉपिक्स पे, जैसे कि चैटर बॉक्स, टू विच शी रिप्लाइड विद फुल विट। विट इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो पूरी हाजिर जवाबी से उसका जवाब देते हैं, लिख के लाती है। क्या लिख के लाती है? शी राइट्स अ 3 पेज ऐसे एक्सप्लेन करते हुए दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, वो क्या ऐसे में क्या लिख के लाती है चैटर बॉक्स पे, कि जो बोलना है वो स्टूडेंट की एक निशानी होती है, ये इनहेरिटेड है मदर से, और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। मिस्टर कीजिंग असाइन्ड अनदर होमवर्क। एक और ऐसे देते हैं, वो उसको भी बड़े विट से लिख देती है। एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो पहला जो ऐसे था चैटर बॉक्स पे था, दूसरा इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे था। पहले का रीजन इन्होंने क्या दे दिया कि ये स्टूडेंट का ट्रेट होता है, मदर से मिला है, इसको बदला हुआ नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, नथिंग कुड बी डन। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? तीसरी बार एन ऐसे ऑन क्वैक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। फिर मजाक बढ़ाते हैं, अब लिख के लाओ इस पे, क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इसको भी एने इसकी ना एक पोयम बना देती है, और वो भी लिख के ले आती है, जिसके ऊपर पूरी क्लास हंसती है। मिस्टर कीजिंग उसको पूरी क्लास को सुनाते हैं वो जो पोयम एने ने लिखी होती है। आफ्टर दैट ही नेवर पॉइंट्स हर आउट फॉर टॉकिंग हैबिट। उसके बाद वो उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते हैं, और कहते हैं लड़की तो बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों ये रहे हमारे मिस्टर कीजिंग। इसकी ना मैंने एक सेपरेट बहुत प्यारी सी वीडियो बना रखी है। किसको वीडियो देखनी टाइम है तुम्हारे पास तो सभी चैप्टर्स की, एनए की क्या, मैंने तुम्हारे क्लास 10th के जितनी भी फर्स्ट के चैप्टर्स है ना, सबकी वीडियो बना रखी है। उनका सबका एक ना प्लेलिस्ट बना देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। जिस भी चैप्टर में लगे कि देखने का मन हो रहा है, टाइम है मेरे पास, तो देख सकते हो। ठीक है, अभी पॉज करो वीडियो को। एनए के चैप्टर से क्या क्या माइंड में याद आ रहा है? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मिस्टर कीजिंग इरिटेट्स बिकॉज ऑफ चैटर बॉक्स, बिकॉज एनए इज चैटर बॉक्स है ना, ये वाली हैबिट से। उसने 3 रीजन क्या दिए थे चैटर बॉक्स क्यों है, वो इसके ऊपर के नथिंग कुड बी डन, वो इनहेरिटेड है अब उसकी मदर से, और वो सारी बातें, वो जो भी वर्ड्स जो माइंड में आ रहे हैं
वो लिखो अपने हाथों से नोटबुक में, तुम्हें सब याद रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके अंदर ना आपके 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर कौन होते हैं? जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं ना। जो ब्रेड नहीं खाते तुम लोग, पापे ब्रेड जिसे बोल देते हो, सुबह नाश्ते में खाते हो ना, वो वाला मीठा मीठा ब्रेड, वो गोवा में बड़ा पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है, पहले तो बहुत ही था। वो पुर्तगाली जो गोवा में आए थे ना, उनके टाइम से पॉपुलर है। उसके ऊपर है जो गोवा के अंदर बेकर का जो रोल हुआ करता था, उसको बताया गया, उस कल्चर को बताया गया। आओ पहले मोटा मोटा देखेंगे, फिर छोटा छोटा देखेंगे, और इसके बाद जो हमारी और रिविजन होंगी ना, और रिविजन क्लासेस होंगी, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके अंदर आपके जो पैरेलल क्वेश्चंस आते हैं वो, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सिर्फ वही पूरे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको पूरा घोल के पी जाएंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा कहानियां समझते चलो, और इस कहानी को भी मैं इस अंदाज में करा रहा हूं कि तुम्हें सब कुछ ही कवर करा रहा हूं, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आ जाओ घोल के पिएंगे इसको भी। तो पहला पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें क्या है भाई? बेकर्स इन द गोवन कल्चर, के गोवा के कल्चर में बेकर का क्या रोल है? पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। जो पहले के लोग थे ना, वो ब्रेड बहुत खाया करते थे, वो जो मीठे मीठे ब्रेड होते थे, उसके बारे में बताया गया है। बेकर्स आर नॉन एज पेडर्स। बेकर्स को पेडर्स कहा जाता था, जो बेकरी का काम करते थे। आज भी बेकरी का काम नहीं होता क्या तुम्हारे मोहल्ले गलियों में? उसी की बात हो रही है। ही वुड कम ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार आया करता था, कम से कम 2 बार तो आया करता था, ऐसे डंडा बजाते हुए। लव्स फॉर द एल्डर्स, बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो बड़ों के लिए ब्रेड लाता था, और जो बच्चे होते थे उनके लिए चूड़े उड़ियां लाता था। हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, कबाई। एक ना खास ड्रेस थी जिसका नाम था कबाई, वो पहना करता था। इट वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। उस जमाने में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर बस यही बताया गया। किसके बारे में? मेनली ये बेकर्स के बारे में, जो गोवा के बेकर्स होते थे। आ जाओ, कबाई याद रह गया? कबाई ड्रेस का नाम था। दिन में कितनी बार आता था? 2 बार आता था। वहां के लोग बहुत इसको पसंद करते थे, ब्रेड को, ब्रेड के कल्चर को, ब्रेड खाने को। आ जाते हैं, अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं। A baker from Goa is a story about the bakers in the Goan culture। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान सा था। आगे देखते हैं। When there was Portuguese rule in Goa, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब गोवा में पोर्तुगीज वर्ड याद रखना, पोर्तुगीज रूल था, वहां पे राज था गोवा के अंदर, तब इसका बड़ा कल्चर था। द ऑथर टेल्स अस अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। ऑथर बताता है अपने बचपन के दिनों की कहानी। क्या बताता है? चाइल्डहुड में क्या हुआ था। ड्यूरिंग दोस टाइम पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड। दीज वर मेड इन बिग फर्नेसेस। जो बड़ी भट्टियों में, फर्नेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन भी हुआ है। जो फर्नेसेस, बड़ी भट्टियां होती थी, उसमें बनाया जाता था। दीज वर मेड इन बिग फर्नेसेस। द बेकर्स आर नॉन एज पेडर्स। ये तो मैं बताइए, पेडर्स बोलते थे बेकर्स को पहले इन गोवा के अंदर। ही यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड ऑफ द चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बेकर्स होते थे ना, बच्चों के कंपेनियन होते थे, साथी होते थे, गाइड होते थे, और उनके फ्रेंड बन जाते थे। बच्चों से बहुत घुलते मिलते थे वो बेकर्स जो होते थे। आ जाते हैं आगे। He would come at least twice a day। कम से कम 2 बार आता था। विद द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू। उसके हाथ में ऐसे डंडा होता था ना, ऐसे करता था टर्न। अरे आ गया भैया, आ गया ब्रेड वाला, आ गया, मीठे ब्रेड ले लो, आ जाओ, डन, मीठे ब्रेड ले लो, ऐसे कहते हुए आया करते थे। द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। जो नौकर होते थे घर के, उनको लव्स दे दिए जाते थे। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए बैंगल्स होते थे, और जो लव्स होते थे वो किसके लिए होते थे? एल्डर्स के लिए होते थे। आगे बढ़ जाते, और क्या था? Bread was an important part of every occasion, especially the sweet bread bowl। हर जो भी occasion होता था ना, कोई भी पार्टी, कोई भी शादी वादी होती थी, उसमें ब्रेड जरूर रखते थे, मीठा ब्रेड, जिसको बोल कहते थे, वो तो हमेशा ही होता था। The baker had a peculiar dress। कबाई की peculiar dress थी, उनकी एक खास तरह की ड्रेस थी, इसका नाम था कबाई। It was a single piece frock। एक फ्रॉक होती थी that would reach up to knees, जो कि घुटनों तक की होती थी। Probably the original bakers not exist, but their profession is being continued by their sons। अब वो पुराने बेकर्स नहीं रहा हूं, लेकिन उनके जो बच्चे आज भी काम धंधा करते हैं बेकरी का। They generally collected their bills at the end of every month। Baking was a profitable business in those days, managing to keep their family happy and prosperous। उस जमाने में बहुत अच्छा था, प्रॉस्परस बिजनेस होता था, बड़े बिजनेस होता था। तो बेकर फ्रॉम गोवा सोचते क्या क्या याद आया, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स ले आने? कबाई याद रह गया, पेडर्स याद रह गया, पोर्तुगीज याद रह गया, बिल्कुल याद रह गया। प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस जमाने में, प्रॉस्परस होते थे फैमिली, है ना, जो भी बेकर्स होते थे उनकी फैमिली, ठीक है। जिंगलिंग ऑफ थंडर ऑफ द बैम्बू, जो बैम्बू से ऐसे जो मारता हुआ आता था, वो याद रह गया वो, बिल्कुल। ये वाले वर्ड सोचो, अभी पॉज करो वीडियो, अपनी नोटबुक में लिखो बेकर फ्रॉम गोवा से रिलेटेड क्या क्या बात है, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो तुम्हें अभी मैंने जोर दे के बताए, जो तुम्हें याद रह गए, वो लिखो एक जगह पे। इसी का सेकंड पार्ट है कॉर्ग। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या वो देख लेते हैं। कॉर्ग क्या है भाई? मोटा मोटा देखना पहले। कॉर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक जो हिंदुस्तान के दक्षिण में है, उसकी सबसे छोटी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कॉर्ग कहलाती है। पीपल आर ब्रेव है, वहां के लोग पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं। कहा जाता है कि वो ना अरब से या ग्रीक से या ग्रीस से आए हुए हैं,
वहां के बस गए थे, वहां शादियां कर ली थी, वहीं रहने लगे थे। नॉन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, ये बैठिए क्या कर रहे हैं आप, वो आना अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है, बहुत मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। कॉर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो कॉर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा मशहूर है, डेकोरेटेड है। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कॉर्गी, जो पहले चीफ थे ना इंडियन आर्मी के, जनरल कैरियप्पा, वो एक कॉर्गी ही थे, क्योंकि मशहूर थे इसलिए फौज में सबसे ज्यादा वहां पे जाने जाते हैं, माने जाते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रैपलिंग आर फेमस। वहां पे बहुत सारी, क्योंकि वैसी जगह है ना, हिल स्टेशन है, तो वहां पे सारी चीजें होती है। रॉक क्लाइंबिंग होती है, ऐसे रस्सी, रैपलिंग होती है, रस्सी पकड़ के चट्टान से ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ना, नीचे नीचे जाना, ये वाली सारी एक्टिविटीज होती हैं। समझ में आया ना कहानी किसकी है? कॉर्ग और उसकी सुंदरता और वहां की जो भी पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो इसमें दिखाई गई है। आओ पढ़ लेते हैं ना जल्दी से, क्या ही दिक्कत है। कॉर्ग इज अ स्टोरी अबाउट द कॉर्ग और कोडागु, the smallest district of Karnataka। इतना तो समझ में आ गया ना, what is Korg? Korg is the smallest district of Karnataka। आगे बढ़ते हैं। The writer calls it a heavenly place that lies between Mangalore and Mysore। मंगलोर और मैसूर के बीच में ये जगह है, जो इसको राइटर क्या कहता है? हेवनली प्लेस है। कैसी जगह है? हेवनली प्लेस, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है स्वर्ग में। पता है वहां के लोग ब्रेव होते। कॉर्गियों, कोई कॉर्ग से है क्या? बताओ मुझे तुम कितने ब्रेव हो, आ जाओ। दे आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कहा जाता है कि वो अरब या ग्रीक से आए थे। क्यों कहा जाता है ये सुनो। देयर इज अ फेमस स्टोरी, एक फेमस स्टोरी दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी हैड टू सेटल देयर। जो सिकंदर आया था ना, दक्षिण भारत से ही तो आया था, वो वहां पे एक पार्ट था वहां की, उसकी सेटल अलेक्जेंडर की फौज का, वहां पे रुक गया था, टुकड़ी वहां रुक गई थी और फिर वहीं पर बस गए थे। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिटर्न, सो दे मैरिड विद देयर लोकल्स। उन्होंने वहां के लोकल से ही शादी कर ली और वहीं पर बस गए। इसका प्रूफ भी मिलता है। द स्टोरी ड्रॉ सपोर्ट। सपोर्ट क्या मिलता है? कुफिया। कुफिया अरब लोग नहीं बांधते कुफिया, ऐसे कमर पे ऐसे बांधते हैं ना, वो a long back coat with an embroidered waist belt worn by Kadawus that resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds। जो अरब और कुर्द लोग हैं उन्हीं जैसा कुफिया ये लोग भी बांधते हैं, इसलिए माना जाता है कि उन्हीं के वंशज में से हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो ये बांध रखा, मैंने दिखा भी रखा है तुम लोगों को। आगे बढ़ जाते हैं और क्या है इसके अंदर। कॉर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। दे आर, उनकी हॉस्पिटैलिटी मशहूर है। दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। द कॉर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। हमें पता है मोस्ट डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में कॉर्ग रेजिमेंट। ऐसे ही फर्स्ट चीफ जनरल, बिना देखे बताओ कौन? जनरल कैरियप्पा। वो क्या थे? फर्स्ट आर्मी चीफ थे। वो कहां से थे? इंडिया के। वो कॉर्ग से ही थे, कॉर्गी थे। इवन दे आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म। कट कट। हाँ जी, फायर आर्म्स रखना बिना लाइसेंस के भी इनको अलाउड है। ये सिर्फ इंडिया में इन्हीं लोगों के अलाउड है। क्या कि क्या रख सकते हैं? Even they are the only people in India permitted to carry firearms without a license। बिना लाइसेंस के भी रख सकते हैं। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कॉर्ग। रिवर कावेरी जो रिवर है, नदी, वहां से बहती है। और रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड रैपलिंग आर फेमस हियर। बर्ड्स, बीज, मकाक्स, मालाबर, स्क्वायरल एटसेट्रा कैच एवरीवन्स अटेंशन। वहां बताया गया कि वहां पे क्या क्या खेल मशहूर है, वहां फेमस है, कौन कौन से जानवर। वहां पे लंगूर बहुत मशहूर है, वहां लंगूर पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। और क्या गया वहां का? वन कैन हैव अ पैनोरामिक view from the top of Brahmagiri hills or Nisargandha and the largest Tibetan settlements which is Baila कुपे इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्लेस एट टू एक्सप्लोर। वहां की जगहों के बारे में बताया गया और एक बौद्ध भिक्षु थे उनके बारे में बताया गया कि वहां पे उसकी वो पॉपुलर है, फेमस है। इसमें इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स के वहां फेमस क्या है, कॉर्ग के लोग कैसे होते हैं, जनरल कैरियप्पा कौन थे, फर्स्ट इंडियन जो इंडियन रेजिमेंट है सबसे ज्यादा डेकोरेटेड कौन सी है, ये सारे वर्ड चुपचाप से अलार्म से, बहुत अलार्म से अपनी टोपी में लिखते लग दो, लिखे लग दोगे तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। आओ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी इसका थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है जो कि है हमारा टी फ्रॉम असम। ये चाय की पत्ती आई कहां से? अरे इसके ऊपर पूरा चैप्टर लिख देते हैं। हाँ, आज हो पूरा चैप्टर लिख दिया गया यही सोच के। टी फ्रॉम असम के चाय की हिस्ट्री क्या है, डिस्कवरी ऑफ टी कहां से हुई थी, इसके बारे में पूरा बताया गया है। दो दोस्त होते हैं प्रंजल और राजवीर, वो ना असम जा रहे होते हैं अपने होम टाउन के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो प्रंजल होता है इसका ये होम टाउन होता है, राजवीर उसका दोस्त होता है। गॉट एक्साइटेड टू सी द सीनिक ब्यूटी। वहां की जो ब्यूटी देख के ना जो राजवीर होता है ना वो बड़ा हैरान होता है, अरे वो देख क्या बहाने चाय का, अरे देखो क्या जबरदस्त लग रहा है। ऐसे हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में बताया गया कि क्या क्या उसके ऊपर कहानियां
कहानियां मशहूर हैं, कैसे चाय की शुरुआत हुई, इन्वेंशन कहां से हुई, कहां से इसके पत्ते आए। प्रंजल्स फादर गॉट इंप्रेस बाय राजवीर नॉलेज, और लास्ट में बताया गया कि कैसे प्रंजल के जो फादर थे वो इंप्रेस हो गए थे राजवीर की नॉलेज से। आओ इसको लंबा सा पढ़ लेते हैं, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भाई टी फ्रॉम असम, भाई टी फ्रॉम असम सबको पता, बड़ी मशहूर है। इज ए स्टोरी अबाउट द टी, इट्स हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना इस चैप्टर के अंदर, क्या बताया गया, हिस्ट्री बताई गई है टी की, और डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे चाय बनानी लोगों ने शुरू करी थी। अब वो डिस्कवरी तुम्हें याद रखनी है। There are two friends, Pranjal and Rajveer, who are set to go to Assam, Pranjal's hometown. Pranjal का hometown ये हमें पता ही है, दोनों दोस्त जा रहे थे। As the train moved forward, जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, Rajveer got excited, Rajveer के एकदम हलूले पकने लगते हैं। Rajveer क्या कहता है, वो क्या 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 खूबसूरती देखो, अरे 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 क्या क्या बागान है, क्या स्टेट्स है। वो विंडो से बाहर जा के ऐसे ऐसे देख रहा होता है। Rajveer was very excited to see soft green pebbly fields followed by the tea bushes, but Pranjal remained calm। तो Rajveer किस चीज को देख के एक्साइटेड होता है, सीनिक ब्यूटी, जो कि किसकी होती है, जो स्टेट्स होते हैं, जो रास्ते में पढ़ रहे होते हैं, अपनी ट्रेन की विंडो से देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कौन एक्साइटेड हो रहा है, राजवीर एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि उसका होम टाउन है प्रिंजल का, इसलिए वो काम है। आगे बढ़ते हैं। एज ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, वो बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था असम में, इसलिए प्रिंजल तो कूल बैठा हुआ है। असम फेमसली नोन एज टी कंट्री, असम को क्या कहा जाता है, टी कंट्री कहा जाता है। भाई सबसे ज्यादा चाय की खेती वहीं पर हो रही होती है। राजीव टोल्ड प्रिंजल, राजीव ने प्रिंजल को बताया कि देयर आर मेनी लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी के, और जो टी की शुरुआत हुई उसके बारे में कई सारी कहानियां मशहूर हैं। जैसे कि एक कहानी तो यह है कि अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड इट वाज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन चाइना, पहले चाइना में इस्तेमाल की गई, एंड रीच यूरोप इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में 16th सेंचुरी में आई, एंड वेयर इट वाज मोस्टली पॉपुलर फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ये ज्यादा यूरोप में पॉपुलर हुई थी अपनी दवाई के तौर पे, लोग दवाई की तरह पे पीते थे। अब तो चाय का चस्का चाहिए, अब भी तो दवाई है, बिना इसके कहां जिंदगी का गुजारा है। चाय लवर्स आ जाओ। राजीव फर्दर टोल्ड दैट, राजीव और भी बताता है क्या, देयर आर न्यूमरस स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। वन इज अ चाइनीज एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर फॉर हिमसेल्फ, और कहानी बताते हैं कि एक बार ना एक चाइना का राजा था, वो ना एक ना बॉयल में अपना पानी उबल रहा था, अपने लिए पानी उबाल रहा था। while the water was boiling, some leaves from the twigs under the burning pot fell into the boiling water। वहां बॉइलिंग वाटर के अंदर ऐसे ना ऐसे 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 आके ना गिर गई पत्तियां, और उससे चाय बन गई। it enhanced the taste of water and they were considered to be the tea leaves, और उसको कहा गया कि ये टी लीव्स है। भाई इससे जो मजा था ना, टेस्ट बढ़ गया था। एक और स्टोरी क्या है, the tea was first drunk in China in 2700 BC and the words like tea, चाय, चीनी, चाइनी, छो छा छा छो छी, ये सारे वर्ड्स कहां से, चाइना से आते, तो ज्यादा ऐसा लगता है कि चाइना में ही इसकी शुरुआत हुई थी। एक और स्टोरी क्या है, वो ये है कि एक बोधि धर्म नाम का एक एंशिएंट मॉन्क थे, पुराने मॉन्क थे, भिक्षु जिन्हें बोलते हैं, वो थे। अब उन्होंने क्या किया, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपने आंखों की ना ये पलकी होती है, इन पलकों को काट लिया। क्यों काट लिया, एज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन के टाइम पे ना उनको ना डिस्ट्रैक्शन होता था, उन्हें नींद आती थी, तो उन्होंने कहा काट ही लो, खत्म करो कहानी। और तुम देखो, तुम पढ़ाई के लिए क्या कर रहे हो, देख लो लोग क्या क्या करते थे। आ जाओ। फ्रॉम दोज आईलिड्स टी प्लांट्स ग्रू आउट, और उन आईलिड से वो क्या उगाए, टी प्लांट्स उगाए। ये तो थोड़ी सी ऐसी सी लग रही है, वो वाली ज्यादा रियल लग रही थी, पॉट वाली। आ जाओ। द ट्रेन जर्नी एंडेड एट द मरियाना जंक्शन, फिर ट्रेन की कहानी सुनाते सुनाते रास्ता खत्म हो जाता है और मरियाना जंक्शन पर ट्रेन रुक जाती है। प्रिंजल के पेरेंट्स वहां पे उसे रिसीव करने के लिए होते हैं। प्रिंजल के फादर उनको गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं देखियाबरी टी प्लांटेशन दिखाने। दे सॉ मेनी टी प्लकर्स कैरिंग बंबू, ऐसे बंबू लेके वहां पे बहुत सारी वो जो टी लीव्स कलेक्ट करने वाली औरतें होती हैं वो दिखाई देती हैं। उनको देख के राजवीर बहुत खुश होता है। फ्रेशली स्पॉटेड टी लीव्स का मौसम था। प्रिंजल ना राजवीर बताता है प्रिंजल के फादर को कि ये ना मौसम इस वक्त टी लीव्स का है। ये सारी बातें नॉलेज देखने के बाद प्रिंजल के फादर उससे इंप्रेस हो जाते हैं। वैसे भी दोस्त के जो फादर होते हैं ना, वो ना ज्यादा इंप्रेस होते हैं, अपने बच्चे से इंप्रेस नहीं होते, वो दोस्त से इंप्रेस होते हैं। कहते हैं देख 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 तेरा दोस्त कितना अच्छा है, तू ऐसा क्यों नहीं बनता। वो यहाँ हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था इसके अलावा। तो दोस्तों ये कहानी थी टी लीव्स वाली चैप्टर की। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपको याद रखनी है कौन सी स्टोरीज थी वो याद रखनी है। एम्परर वाले वर्ड, वो सारे वर्ड एक बार अपने माइंड में घुमाओ कि भाई क्या था। एक तो चाइनीज एम्परर वाली कहानी थी, एक बोधि धर्मा एक मॉन्क था, उसने अपने आईलिड को कट ऑफ कर लिया था मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन वर्ड, ये सारी लाइन या वर्ड्स अभी लिखो अपने पास और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिचबिल द ऑटर। ये मिचबिल द ऑटर कहानी किसकी है पहले सुन लो भाई। ये कहानी है गेविन मैक्सवेल नाम के एक शख्स की, जिसके साथ क्या हुआ होता है पहले मोटा मोटा देख ले। आओ इसको पहले, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, अगर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा ना, पहले इसकी मोटी मोटी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। क्या इसके अंदर भाई, मिचबिल क्या जो मैक्सवेल होता है, गेविन मैक्सवेल,
वो लॉस, उसका वो अपना जो पालतू डॉग होता है ना वो खो देता है, वो बेचारा मर जाता है, इसलिए बड़ा उदास रहने लगता है। वो बसरा बसरा नाम की एक जगह है, वो वहां जा रहा होता है, ट्रेवलिंग के लिए कर रहा होता है, ट्रेवलिंग कर रहा होता है। वो अपने दोस्त से बात बताता है कि मेरा पेट ना खो गया, मैं अकेला फील कर रहा हूं, और अब मुझे ना कोई पेट को डोमेस्टिकेट करना है, मतलब पालना है, कोई मुझे पालतू चाहिए, कोई और जानवर। गॉट एन ऑटर एज अ गिफ्ट। फिर वो बसरा वहां पहुंचता है, वहां पे ना उसको गिफ्ट के तौर पे ऐसे पैक होके एक ऑटर आता है। ऑटर एक तरह का जानवर होता है, उदबिलाव, है ना। तो वो वहां पे आता है, उसको वो मिल जाता है पालने के लिए, उसका दोस्त उसको गिफ्ट के तौर पे भेज देता है, ठीक है। नेम्ड हिम मिजबिल। वो उसका नाम क्या रखता है? मिजबिल। जब इसका नाम क्या है? मिजबिल द ऑटर। वो उसको कवर्ड करते हैं। वो कवर्ड किससे होता था? उसमें पूरी मिट्टी लगी हुई थी, कीचड़ में सना हुआ था। तो जो मैक्सवेल है वो उसको क्लीन करता है, वॉश करता है, और क्या है। फिर मिजबिल ना उस पहली रात को तो उससे बड़ा डर रहा होता है, बाद में वो उसके साथ घुल मिल जाता है, उसके साथ खेलता है। जो ऑटर होता है ना, तो ऑटर को किस चीज का शौक होता है? उसको पानी से खेलने का बड़ा शौक होता है। उसमें छपाक छपाक करता रहता है, सारा पानी फैला देता है, पूरी टंकी खत्म कर देता है। ये काम कौन करता है? जो मिजबिल, जो ऑटर है, वो ये काम करता है। फिर बाद में ना जो ऑथर होता है हमारा गेविन मैक्सवेल, वापस लंदन जाने का प्लान करता है। अब वो वहां पे फ्लाइट बुक करता है, और फ्लाइट में लेके कैसे जाए उसको अनुमति नहीं मिलती। फिर एक फ्लाइट में उसको परमिशन दे दी जाती है कि आप मैक्सवेल को रख के लेके जा सकते हो। जैसे वो फ्लाइट में जाता है, वो एकदम से बाहर निकल जाता है। वो जो मिजबिल होता है हमारा ऑटर, जिसको देखे सब करते हैं, ओए कौन आ गया रे, कौन आ गया रे, फ्लाइट में कौन आ गया। लेकिन वहां की एयर होस्टेस बड़े प्यार से उसको लाके उसको दे देती है, उसकी गोद में बैठा देती है। ये पूरी टोटल कहानी किसके बारे में? मिजबिल द ऑटर के बारे में। आ जाओ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट करते हुए चलना, जो जो बताऊं पहले से ही इसमें अंडरलाइन हुए हैं, कलर कर रखे हैं, इसको अलग कलर से, वो देख लेते हैं। आ जाओ, ये रहा हमारा चैप्टर। The story starts with the author traveling to Basra along with his friend to consulate general to collect and answer a mail from Europe। अब जो author है वो कहां जा रहा है? ये तो हमें पता, बसरा जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ। कहां? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंसुलेट जनरल के पास जा रहा था, बसरा में, ठीक है। अब क्या हो गया? ड्यूरिंग दैट ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो डोमेस्टिकेट करना चाहता था एक कोई भी जानवर, पालतू जानवर, आफ्टर लूजिंग हिज पेट डॉग, जो कि उसका पेट डॉग खो गया था उसके बाद, है ना। When they reached the destination they found that only the friends मेल हैड अराइव्ड। जब वहां पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि मेल का जवाब देना था ना, पहले ऐसे ईमेल तो होता नहीं था, तो मेल का जवाब देने ऐसे जाना होता था। तो उसके फ्रेंड का मेल आया हुआ था, उसका मेल नहीं आया हुआ था, जिसका जवाब देने गेविन मैक्सवेल को जाना था। ऐसे समझ सकते हो कि दोस्त का तो काम हो गया था, अपना काम नहीं हुआ था, उसको वहां पे 5 दिन का फिर इंतजार करना पड़ा था। He had to wait for 5 days। 5 डेज इंपॉर्टेंट है। क्या करना था? उसको डोमेस्टिकेट करना था। कहां जा रहा था? वो बसरा जा रहा था। क्यों जा रहा था? कंसुलेट जनरल को जवाब देने के लिए, क्या? मेल का जवाब देने के लिए। इतना समझ में आया? ये वर्ड याद रह गए? आगे बढ़ते हैं। अपॉन रिसीविंग हिज मेल ही वेंट टू हिज रूम। अब जब उसका मेल मिल जाता है, रूम में जाके देखता है, तो वहां पे क्या देखता है कि 2 अरब आए हुए हैं एक नोट के साथ, कंपनीड बाय 2 अरब्स विद अ नोट। अरबी लोग आए हुए थे, नोट के साथ एक खत लिखा हुआ था। इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। वो अपनी फ्रेंड की तरफ से उसको वो गिफ्ट दिया गया था। ही नेम्ड द ऑटर मिजबिल, जो उसका नाम मिजबिल लग देता है, पता ही है। ही वाज फुली कवर्ड विद मड एंड टुक अ मंथ ऑफ क्लीनिंग एंड वॉशिंग। 1 महीना लग गया उसको वॉश करने को, क्लीन करने के लिए। एक्चुअल कलर तब दिखा उसका। मिज को थोड़ा टाइम लगा ओपन होने में, भाई बहुत ज्यादा। एक्विंटेड, गेट एक्विंटेड, जान पहचान बनाने में। एक्विंटेड मतलब जान पहचान होने में, गेट एक्विंटेड होने में, गेट एक्विंटेड होने में। ऐसे बोलो, मेरे साथ बोलो कि मिजबिल को गेट एक्विंटेड होने में टाइम लग गया। तो मिजबिल took some time to get acquainted with the author। आगे बढ़ जाते हैं। with author and his surroundings। okay, on the first night, पहली नाइट को he was बहुत lonely फील कर रहा था मिजबिल जो था, he was अलूफ, अकेला था। एंड सेकंड नाइट में क्या हुआ? वो बेड पे आके सो रहा था। पहले तो बेड पे भी नहीं आ रहा था, डर रहा था वो। मिजबिल को पानी से खेलने का बड़ा शौक था, हमने पढ़ा ही था, और वो सीख गया था टैप को खोलना। he splashed and squeezed the water till the last drop। जब तक पूरी एक बूंद नहीं खत्म हो जाती, सारा पानी खत्म कर देता था। the narrator decided to go back to London। लंदन जाने का उसने ट्राई किया, उसने फ्लाइट बुक करी, कोई अलाउ नहीं कर रहा था ऑटर को। एंड बुक्ड अ फ्लाइट विद अ कंडीशन। उसने क्या किया था? फ्लाइट को बुक किया था। कंडीशन क्या थी? कंडीशन सुनो, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दैट द काइंड कंडीशन दैट मिज हैड टू बी कवर्ड इन अ बॉक्स, के मिज को एक बॉक्स में कवर करना होगा। ही पुट मिज इन अ बॉक्स एंड लेफ्ट फॉर मील बिफोर 1 आवर ऑफ द फ्लाइट। फ्लाइट से 1 घंटा पहले वो अपना मील खाने चला गया, उसको पैक करके आके उसने वापस देखा तो क्या हुआ? व्हेन ही रिटर्न ही फाउंड दैट द बॉक्स वाज स्टिल एंड मिज हैड क्रिएटेड अ मेस बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग। उसने उसको कुतर दिया था, चूहे जैसा ही तो होता है, वो काट दिया था उसने, और उसका अपना खुद का भी खून निकल गया था। उसको देख के वो बड़ा परेशान हो जाता है। He may have created by destroying the inner lining. Blood was dripping out of the holes. He opened the box and Mitch caught at his leg। और मिच भागता उसके पैरों में, ऐसे आने लगा, ऐसे करके आने लग गया, ठीक है। There were only 10 minutes left for the flight to take off। 10 मिनट बचे थे, लेट हो रहा था। देखा दी ना वो तो उसको पता नहीं था मिच को कि मैं कर क्या रहा हूं। अब 10 मिनट ही बचे थे, वो बेचारा जल्दी से साफ खून साफ करके उसको ले गया। He cleaned it all and managed to reach just in time। भाई ये गलत है वैसे। आप लोग अगर दिल्ली में रहते हो, 10 मिनट पहले तुम एयरपोर्ट जाके देखना, मजा ले जो तुम्हें वो फ्लाइट बोर्ड करने दे, वो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। 2 घंटे पहले कहते हैं आ जाओ,
और यहाँ पे कह रहे हैं 10 मिनट पहले चला गया था और फ्लाइट भी बोर्ड करा दी। देखो कितना लकी आदमी है ना। यहाँ नहीं अलाउ करते। आगे बढ़ते हैं। Gavin found the air hostess very kind and generous. एयर होस्टेस होती ही बहुत काइंड एंड जनरस है भाई, वही वाली बात थी। लेकिन वो उसको क्या कहती है, ऐसी एडवाइज हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप। वो कहती है अपने गोद में ऐसे बॉक्स को रख लो, अपने ऑटर वाले बॉक्स को। एज सुन एज ही ओपन द बॉक्स द ऑटर लीड आउट एंड डिसअपीयर्ड क्रिएटिंग अ केओस। वो एकदम से जैसे ही बॉक्स को ऐसे खोलता है वो सारा उछल के चला जाता है। कौन? ऑटर जो होता है। द काइंड एयर होस्टेस हेल्प द ऑथर अगेन बाय ब्रिंगिंग मिज बैक टू हिम। वो ऑथर को लाके वापस दे देती है, ये रहा आपका ऑटर। फाइनली दे रीच लंदन। लंदन चले जाते हैं। मिज लव्ड प्लेइंग विद पिंग pong balls, marbles, important words देखते रहो, rubber fruit and terrapin. He invented a game of his own with the author's damaged suitcase. ये सारे मिज के बारे में कैरेक्टर्स हैं, ये सारे फीचर्स है कि मिज को क्या क्या चीज का शौक था। पिंग पॉन्ग बॉल्स का, मार्बल्स का, रबर फ्रूट का एंड टेरपिन का। और उसने अपना खुद का एक गेम भी बना दिया था। किससे? जो ऑथर का पुराना सूटकेस था, डैमेज सूटकेस था, उसकी मदद से। ये काम किसने किया था? मिजबिल ने, जो कि एक ऑटर था। आ जाओ जी। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल, ये गेम कौन सा बनाया था उसने कि अगर वो कोई प्लेस करता है बॉल को हाई एंड पे, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। वो ऐसे नीचे आएगी, उसको पता था। इससे उसने एक गेम बना दिया था। पीपल ऑफ लंदन हैड वाइल्ड गेसेस अबाउट मिज। सम थॉट इट टू बी अ बेबी सील, स्क्वायरल और इवन अ हिप्पो। लोग ना उसको हिप्पो भी कह देते। कैसे पागल लोग थे, हिप्पो कहां से लगता था वो उसको स्क्वायरल, वो गिलहरी समझते थे, उसको सील समझते थे। द मोस्ट शॉकिंग वन वाज व्हेन अ लेबरर आस्क्ड व्हाट्स दैट सपोज्ड टू बी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ये था जब किसी लेबर ने कहा क्या भला है ये, क्या जानवर है। वो इस तरह से उसको देख के शॉक हो गया था। ये पूरी कहानी थी मिजबिल द ऑटर की। अब दिमाग में घुमाओ क्या क्या हमने ऑटर से रिलेटेड देखा। डोमेस्टिकेट करना चाहता था कौन? गेविन मैक्सवेल। उसी के नाम पे इसका नाम मिजबिल द ऑटर रख दिया गया था, या मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया गया था, है ना। ये सब रख दिया गया था। अब फिर क्या क्या होता है, पहले वो शुरुआत में बहुत ज्यादा हेजिटेंट होता है। गेट एक्विंटेड होने में उसको टाइम लगता है। एक्विंटेड मतलब जान पहचान, याद आया। ऐसे ही रिवाइंड करो और अपनी नोटबुक में वो वर्ड, वो लाइंस ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस से लिख दो। मेरे दोस्तों ट्राई करो लिखने को। रही बात इस आंसर की, ये तो तुम्हें मिला हुआ है पूरा, टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी फाइल में देने वाला हूं तुम्हें ये, तो टेंशन मत लो। लेकिन खुद सोचो, दिमाग पे जोर डालो, याद रहेगा तुम्हें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ये कहानी किसकी है? मोटा मोटा देखेंगे पहले। आ जाओ। वली की कहानी है। वली कौन है? An 8-year-old girl has a desire of bus ride. एक 8 साल की लड़की है जिसको बस में घूमने का सपना है। गांव की बच्ची है जो अपने आसपास अपने घर के सामने से बस को गुजरते हुए देखते, उसका ही मन होता है कि मैं भी बस में घूमूं, एक बार घूमूं। फिर वो क्या करती है? She started planning for journey. अब उसे अपनी यात्रा करने की वो प्लानिंग करती है। उसके लिए क्या क्या करती है? स्टार्ट सेविंग मनी। अपनी जो जेब खर्ची है उसको सेव करना शुरू कर देती है। कर्व्स हर टेम्पटेशंस, अपने जो भी लालच होते हैं उनको दबा लेती है। चीज नहीं खाती है, मेले में नहीं जाती है, ये सारी चीजें करती है। मोटा मोटा तो यही है इसके अंदर। फिर क्या होता है? बोर्डेड अ बस। और एक दिन जैसे उसने पूरा हिसाब लगाया होता है कि कब बस यहां से निकलती है, कितना उसका किराया है, कितनी दूर से कितना टाइम लगेगा आने में। तो जब एक दिन उसकी मम्मी ऐसे सो रही होती है तो बोली क्या करती है? बोली ना अपने पैसे तो उसने इकट्ठे कर रखे होते हैं, सारे पैसे सारे इकट्ठे कर रखे होते हैं उसने। अब वो क्या कर रखी होती है? वहां जाती है, टिकट लेती है, कंडक्टर से कहती है आज मुझे बैठना। तो कहते हैं मैडम आप यहां बैठिए। कंडक्टर 8 साल की बच्ची को अकेले देख के उससे थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता है। कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम। शी एंजॉयड माउंटेन, ग्रीन फील्ड, ग्रासलैंड एंड ब्लू स्काई। वो वहां पे आसपास की चीजें सारी देखती जाती है, माउंटेन्स देखती है, पहाड़ देखती है, खेत खलिहान देखती है, बड़ा खुश होती है। लेकिन आते हुए क्या होता है, जब वो वहां पे सारी होती है, वो जो उसे एक गाय दिखती है, जो मरी हुई गाय होती है, जिसे वो पहले जाते हुए टाइम पे जिंदा देखती थी, वही गाय उसे मरी हुई दिखती है। तो उसको देख के वो बड़ा सैड हो जाती है। वो जिंदगी और मौत की हकीकत को पहचान जाती है दोस्त। इट मेड हर सैड। इससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब मोटा मोटा देखा, अब इसको थोड़ा छोटे छोटे में देखेंगे। आ जाओ। वली स्टार्टेड प्लानिंग। नो नॉट लाइक दिस बडी। कम। हाँ, क्या है ये? वली वॉज एन 8-year-old क्यूरियस गर्ल। कैसी गर्ल है? क्यूरियस गर्ल। कौन? वली। कितने साल की है? 8 साल की। मेरी एने कितने साल की थी? जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी से आ जाओ। शी हैड नो फ्रेंड, सो हर फेवरेट पास टाइम। इन छोटी छोटी बच्चियों का फ्रेंड नहीं है यार। भाई मैं हूं तुम बच्चियों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, आ जाओ मेरे से दोस्ती कर लो, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, का दिक्कत नहीं। सब अलोन फील करते हो तुम लोग। ऐसे वली भी हमारी अलोन थी, हमारी एनी भी अलोन थी। आ जाओ। उसका कोई पास टाइम नहीं था। वो स्टैंडिंग रहती थी अपने फ्रंट के डोरवे पे। डोरवे जो उसका हाउस था, अपने गेट पे खड़े होकर देखती रहती थी। एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट। वहां पे गलियों में से लोग जाते हुए देखती है। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड अ बस। उसका बस राइड का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था, उसको बड़ी ख्वाहिश थी। सो शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस राइड। तो उसने क्या किया? कलेक्ट किया क्या? इन्फॉर्मेशन को। वली स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस राइड दैट द टाउन वाज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज। जो टाउन है, शहर है, वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है। फेयर 30 पैसे है एक वे का, यानी दोनों रास्तों का फेयर कितना हो गया? 60 पैसे उसको चाहिए थे। द ट्रिप वुड टेक 45 मिनट्स। और ट्रिप में कितने मिनट लगेंगे? 45 मिनट। ये आपको याद रखना है बस, पूरा डिटेल है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसने क्या किया? शी प्लान्ड हर विजिट
started planning for the journey and saving the money by resisting the temptation to buy peppermint. वो पेपरमिंट नहीं खरीदती थी, बलून्स नहीं खरीदे उसने, और उसने इस तरह से 60 पैसे अपने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद she decided to travel in the afternoon time when her mother was taking a nap. जब उसकी माँ थोड़ा सा ऐसे रात दोपहर में सो जाती ना खाना वाना खा के, तो उसने कहा कि अब मैं निकलूंगी, चुप हो जाओ। वली गई ने भागते हुए गई और बस को रोका और वहां पे टिकट ले लिया। द कंडक्टर called her madam. She boarded the bus. Conductor called her madam and showed her seat. The bus was luxurious and seats were comfortable. अच्छी बढ़िया बस थी भाई, उस टाइम की सीट्स कंफर्टेबल थी। वली एंजॉयड वाचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड, ग्रासलैंड, ये सारी चीजें उसने वहां पे देखी। एंड द ब्लू स्काई, ब्लू स्काई भी देखा, खुला आसमान में पहली बार गई थी वली, हमारी 8 साल की। ऑन हर वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ। उसने रास्ते में जाते हुए ना एक काव देखी, एक गाय देखी, यंग गाय देखी। दैट केम इन फ्रंट ऑफ द बस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। वो जो बस के सामने नहीं आ जाती गाड़ी, ऐसे ही ना उसने भी देखा कि वली ने देखा कि गाड़ी से जाते हुए बस के सामने एक गाय आ गई, और जैसे ही बस सामने आई तो उसके हॉर्न की वजह से, जो हॉर्न बजाते ना, पीप पीप ऐसे हॉर्न बजाते, तो गाय ने एकदम भागती हुई चली गई। The driver sounded the horn loudly and the cow crossed by in a hurry. भागी भागी वो चली गई। Wally enjoyed it and laughed wholeheartedly. वली उसको देख के हंसी। नहीं यार, इतना भयानक नहीं हंसी होगी वो क्यूट लग रही होगी। आयो, और फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। बस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, और जब एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, सब लोग उतर गए बस से, लेकिन वली नहीं उतरी क्योंकि उसे तो बस राइड लेनी थी। द कंडक्टर आस्क्ड वली से उसने क्या आस्क करा, कंडक्टर ने आस्क करा टू गेट डाउन, के भाई गेट डाउन हो जाओ। तो 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, गॉट ऑफ और गेट डाउन। तो सब लोग क्या हो गए थे, गॉट ऑफ हो गए थे, लेकिन वली गेट डाउन नहीं हुई थी। बट शी टोल्ड शी वाज देयर फॉर अ बस राइड। फिर वो कंडक्टर को बताती कि वो किस चीज के लिए, यहां बस राइड के लिए। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर था बस राइड करने का। उसने मनी कलेक्टेड करी थी, उसने टेम्पटेशन को कर्ब किया था, रेजिस्ट किया था। किस चीज का टेम्पटेशन? बाय पेपरमिंट, बलून्स, वो ये सब नहीं करती थी। उसने 60 पैसे अपने कलेक्ट कर लिए थे, 30 पैसे वन वे का उसने हिसाब लगाया था। शी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द बस राइड। 45 मिनट्स लगने थे, 60 पैसे लगने थे, याद है ना, ये सब कुछ याद है। रास्ते में आते उसने क्या देखे, ग्रासलैंड देखे, उसने ब्लू स्काई देखा, ग्रास फील्ड देखी, ये सब कुछ उसने देखा। ये सारी चीजें हमें पता है ना। आ जाते हैं आगे। अब उसके बाद क्या होता है, एंड शी हैंडेड या गेव हिम 30 पैसे फॉर द रिटर्न। उसने कहा लो 30 रुपए रखो भाई साहब, टिकट दो मुझे वापस जाने का, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में नहीं बैठ रही। व्हेन शी सॉ द बस स्टार्टेड फॉर हर the bus started for her way back home when she saw the same cow lying dead by the roadside. तो उसने वहां पर ना गाय को मरे हुए देखा, तो इससे उसका दिल खराब हो गया, वो रोने लगी और बहुत ज्यादा उदास हो गई। She understood the meaning of life and death in her own terms। उसने अपने हिसाब से जिंदगी और मौत का एक लेसन देख लिया था। She came back home and found her mother and aunt talking about the endless possibilities of the world outside. Wally affirmed to her mother, which made her aunt called a no-spoking child who acts like grown-up lady. जब वो घर पहुंचती तो उसकी आंट और मदर क्या हो रहे थे, बातें कर रही होती हैं, जहाँ पे वो बताती है कि एंडलेस पॉसिबिलिटी, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई। ऐसे बात नहीं करती, आंटी आके बैठ जाती है दोपहर में, अरे सुनती रही है, अरे रमना देवी कहाँ बैठी है, आ तो जा, अब बात तो सुन ले हमारी, ऐसे करके बात नहीं करते। वो देख रही थी, आके देखती है वाली कि ये सब चल रहा होता है। वो सब कहता है दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई, बहुत कुछ हो सकता है, ये सब कुछ चल रहा है। ऐसे बोली कहती सही कह रहा हूँ आंटी, मुझे भी पता है। वो कहते हर बात में नाक लड़ाती रहती है, कैसी बच्ची है तुझे, बैठ। अब उसे क्या पता आंटी को कि वली तो घूम के आई हुई है ये। अब आपको क्या करना है, इसी चैप्टर से मैडम राइट्स द बस से इंपॉर्टेंट वर्ड्स जल्दी लिखो ना, लिखो, सोचो, याद आएगा तुम्हें। वली ने क्या किया था, वली का क्या डिजायर था, वली कौन थी, उसने कौन सी चीज देख के वो बहुत खुश हो गई थी, काऊ को देख के खुश हुई थी ना, है ना, ब्रेकआउट लाफिंग, याद आ गया। लेकिन फिर वो उदास भी हो गई थी, सैड एंड क्राई हुई थी जब वो लाइंग डेड काऊ को देखा था उसने, है ना। ये वर्ड्स लिखो मेरे दोस्त, लिखो ये वर्ड्स, यही वर्ड्स तुम्हें अब याद हो जाएंगे यार। मैं तुम लोगों के लिए कितना एक्साइटेड हूं मैं बता नहीं सकता। अब ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे, अभी हमारी फर्स्ट रिवीजन इस चैप्टर की खत्म होती है। आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर इज द सरमन एट बनारस। सरमन मतलब होता है उपदेश देना। बनारस में जो उपदेश दिया था, किसने दिया था, गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं बौद्ध धर्म के लोग, जिन्हें मानते हैं। आ जाते हैं पहले मोटा मोटा और फिर छोटा छोटा। आ जाओ। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन नॉर्थ इंडिया एज रॉयल प्रिंस। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, नॉर्थ इंडिया में हुआ था, एक शाही घराने के अंदर। अब इस बात के पीछे लोग मुझे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था। अब हमारी किताब में सीबीएसई में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म इन नॉर्थ इंडिया में हुआ था। मैं तो सीबीएसई की मानूंगा ना, जो किताब में लिखा है वही हम आपको पढ़ा देंगे। तो भाई कोई भी ऑफेंड ना हो,
मैं बस वो बता रहा हूं जो सीबीएसई की किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी इनफैक्ट मुझे वर्ड यूज करना चाहिए, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है। आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। ही गॉट मैरिड, हैड अ सन, उन्होंने शादी कर ली थी, बढ़िया चल रहे थे, राजा पैदा हुए थे, अब 10 साल उनकी शादी भी चल गई थी। बाद में एक दिन ना जब वो शिकार पे जा रहे थे, ऑन हिज वे टू हंट गॉट रियलाइजेशन, वहां ना उनको कुछ ऐसी चीजें दिखी, एक उन्हें साधु दिखे और एक मॉन्क दिखे, एक वहां पे फ्यूनरल प्रोसेशन दिखा। तो ये सारी चीजें देख के ना बहुत ज्यादा ना उनको कुछ एहसास हुआ कि जिंदगी क्या है, ये राजपाट छोड़ दो दोस्त, छोड़ दो। ही लेफ्ट रॉयल प्लेस, उन्होंने वो सब कुछ, रॉयल प्लेस नहीं होगा, रॉयल पैलेस होगा, उन्होंने अपना राजशाही घर सब कुछ छोड़ दिया। Then he went for enlightenment, वो enlightenment के लिए निकलने लगते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने निकलने लगते हैं कि दुनिया क्या है, उसका असल मतलब जानने निकलने लगते हैं। और फाइनली उनको enlightenment का ज्ञान हो जाता है। कुछ वक्त के बाद फिर क्या होता है, उनके पास आती कीजा गौतमी। ये कौन है? ये एक ऐसी औरत होती है जिसका एक लौता चाइल्ड होता है, लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड, एक ही बच्चा होता है, वो मर जाता है और वो ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। वो लोगों के पास दवाई मांगते हैं जाके कि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए, कोई ऐसी दवाई लाकर मुझे दे दो। लोग कहते हैं कि जाओ गौतम बुद्ध के पास जाओ, उन्हीं के पास तुम्हारे बच्चे को मरे से जिंदा करने की दवाई होगी, वहां जाके चली जाओ। अब वहां पे गौतम बुद्ध उससे क्या कहते हैं, बुद्ध आस्क्ड हर टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड्स। बुद्ध उसको कहते हैं कि सरसों के बीज तुम कहीं से लियाओ, ऐसे घर से लियाओ जहां कोई मरा ना हो। वो उसको ऐसा बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉट हर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, और इस तरह से जो कीसा गौतमी है उसको मौत और जिंदगी का असली मतलब समझ में आ जाता है। ये पूरी मोटी मोटी कहानी थी, द चैप्टर द सरमन एट बनारस। इसको अब विस्तार में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज अ रॉयल प्रिंस टू अ नॉर्थ इंडियन फैमिली। गौतम बुद्ध कहां पैदा हुए थे? एक नॉर्थ इंडियन फैमिली थी, रॉयल प्रिंस पैदा हुए थे, एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। हिज नेम वाज सिद्धार्थ, उनका रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ही वाज सेंट अवे टू स्टडी एट द 12 इयर्स ऑफ एज, 12 साल की उम्र में उनको पढ़ने भेज दिया था बाहर। Upon returning 4 years later, he got married to a princess. उनकी एक प्रिंसेस से शादी हुई, उनकी 10 साल शादी चली, एक बच्चा हुआ। He had a son, they had a son and lived a royal life for 10 years. Once on his way to, असली कहानी यहां से शुरू होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। Once on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms. तो भाई कौन कौन मिला? एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति देखा, एक जनाजा जा रहा था किसी की, जिसे कहते हैं मैयत जा रही थी, वो देखी, और एक मॉन्क को उन्होंने देखा जो कि उनसे भिक्षा मांग रहा था। वो देखने के बाद दिस एक्सपीरियंस सो मूव्ड हिम दैट ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी बिहाइंड टू सीक अ हायर सेंस ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रॉयल प्रिंस पैदा हुए थे, ही लेफ्ट रॉयल्टी। उन्हें 3 चीजों ने क्या कर दिया? रियलाइज करा दिया था। क्या क्या था? फ्यूनरल प्रोसेशन था, एक मंक था आस्किंग फॉर आर्म्स, एंड सिक मैन और एज्ड मैन था जिसको देख के उन्होंने रॉयल्टी को लेफ्ट कर दिया। तो सीक अ हायर सेंस ऑफ इनलाइटमेंट, और वो हायर सेंस ऑफ इनलाइटमेंट हासिल करने के लिए निकल गए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए निकल पड़े। ठीक है। ही बिकेम अ बैगर। बैगर, अब बैगर ही वो वाला बैगर नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर बैगर बोल दिया आपने, बैगर वो वाला नहीं, ये एक तरह के मॉन्क को ही एक सिंपल वर्ड में यूज कर दिया। बैगर वो वाले जो आज के जमाने में बैगर, उस जमाने के लोगों को बैगर कहा जाता था, भिक्षु जिसे बोलते थे, ये वो है। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना। एंड वेंडर्ड फॉर 7 ईयर, ये मॉन्क भी आप वर्ड यूज कर सकते हो इसकी जगह, अगर किसी को नहीं बैगर यूज करना, मॉन्क भी कर सकते हो। एंड वेंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, और घूमते रहे 7 साल तक टू सीक एनलाइटमेंट के लिए कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री, वो वाउ टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट, और एक फिग ट्री के नीचे बैठ गए ये सोच के कि जब तक नहीं उठूंगा जब तक एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा। एनलाइटमेंट उनको मिल गया। Enlightened after 7 days, 7 दिन बाद ही उनको enlightened हो गया। He renamed the tree the Bo tree, उन्होंने उस ट्री का नाम क्या रखा? बो ट्री रखा। और ये सारी बातें एनसीईआरटी के, मेरी नहीं है। And started preaching, और उन्होंने वहां से लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। He gave his first sermon at Banaras. There was a lady named Kiza Gautami who had lost her only son to death. ये तो हमें पता है कि उन्होंने अपना पहला जो सरमन दिया, उपदेश दिया, धार्मिक उपदेश दिया, वो कब कहां दिया? वो जो बो ट्री था वहां नीचे बैठ के दिया, बनारस के अंदर। अब वहां पे कीजा गौतमी आई। कीजा गौतमी जिस जो अपना बच्चा खो चुकी थी, ये तो हमें पता है, she had lost her only child. कीजा गौतमी had lost her only child. ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। Bring her child alive. She went from house to house looking for medicine to bring her dead child alive. कीजा गौतमी क्या कर रही थी? वो looking for मतलब देखना, ढूंढना, लुकिंग फॉर मेडिसिन दैट मेड हर डेड चाइल्ड अलाइव, जो उसके बच्चे को क्या, जो दैट ब्रिंग हर डेड चाइल्ड अलाइव, या दैट मेक हर ब्रिंग चाइल्ड अलाइव, जो उसके जो मरे हुए बच्चे उसको जिंदा करते, वो वाली दवाई ढूंढ रही थी। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, लोग कहने लगे थे ये इसने अपना सेंस खो दिया है, शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। वन डे शी मेट अ मैन हु सजेस्टेड हर टू मीट लॉर्ड बुद्धा, और किसी ने कहा कि जाके लॉर्ड बुद्धा से मिल लो। शी वेंट टू बुद्धा एंड रिक्वेस्टेड द मेडिसिन, उन्होंने कहा कि जाके मेरे को मुझे दवाई दो ना। उसके बाद क्या हुआ?
बुद्धा ने कहा मैं दवाई दूंगा, पहले तुम मुझे मस्टर्ड सीड्स ला दो, सरसों के दाने ला दो, कहां से ऐसे बीज ला दो जिस घर में, ऐसे घर से प्रिक्योर करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिक्योर्ड, फ्रॉम द हाउस विच हैज नेवर सीन डेथ, जिसने कभी डेथ को सीन नहीं किया हो, देखा ना हो। कीजा गौतमी वंस अगेन वेंट फ्रॉम डोर टू डोर आस्किंग फॉर और लुकिंग फॉर द सीड, फॉर द मस्टर्ड सीड, बट कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड्स इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को सोचते ही मस्टर्ड सीड, कीजा गौतमी लॉस्ट चाइल्ड, डैड वांटेड टू मेक हिम अलाइव, ये वाले वर्ड्स याद आने चाहिए आपको। फिर क्या होता है, बुद्धा's कंडीशन, she finally understood that men are mortal and death is inevitable। उन्हें समझ में आ जाता है कि जो मैन है वो मॉर्टल है, उसे मरना ही होता है, और डेथ इज कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन है, इससे कोई नहीं बच सकता। she realized that she had become selfish in grief of her child demise। वो समझ में आ गया था कि वो सेल्फिश हो गई थी अपने बच्चे के गम में। बुद्धा said that life of mortals in this world is troubled, brief and combined with pain। जो इंसानों की जिंदगी है ना, उसमें दुख है, दर्द है, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं। ये किसने बताया? बुद्धा ने बताया। कहां बताया? जो सरमन हुआ था उनका पहला बनारस में, वहां बताया। फीलिंग्स ऑफ पेन एंड सॉरो कैन ओनली इंक्रीज मैन सफरिंग्स, कि ये सारी चीजें जो होती हैं, ये फीलिंग्स ऑफ पेन एंड सॉरो कैन ओनली इंक्रीज मैन सफरिंग्स, ये इंसान की बस मुसीबत। अगर हम इसी चीज को सोचते रहेंगे ना कि मेरे पास कितना दुख है, इससे हम अपने आप को और तकलीफ देंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये किसने बताया? गौतम बुद्ध ने बताया। दैट विल स्पॉइल हिज हेल्थ, जिससे हमारी अपनी तबीयत भी खराब हो जाती है। देयरफॉर अ वाइज पर्सन शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ ओनली, देन वी कैन फाइंड पीस एंड लिव हैप्पीली। जो मौत की सच्चाई है, जो समझदार लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और तभी वो खुश रह पाते हैं। तो एक कीजा गौतमी, जो लॉर्ड बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनसे रिलेटेड ये सारे जो भी वर्ड्स अभी आपने सुने, जो लाइन्स आपने सुनी, उनको सिर्फ कॉपी करो। जो मैंने बोला, जो मेरे साथ साथ तुमने बोला ना, उन्हें कॉपी में लिखो बिना देखे। अपनी वो जो नोटबुक है ना, इसे सेपरेटली साफ साफ लिखो मेरे दोस्त। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द प्रपोजल। हाँ जी, इसके अंदर प्रपोजल, इस चैप्टर से पता चल रहा है कि शादी का प्रपोजल रखा गया है। आइए पहले मोटा मोटा देखते हैं क्या है इसके अंदर। भाई ये प्ले है, एक रशियन प्ले है जिसमें दो नेबर्स है, पड़ोसी हैं, लोमोव और चुबुकोव। फिर क्या होता है, लोमोव प्रपोज करता है चुबुकोव की डॉटर को, जिसका नाम है नतालिया, शादी के लिए। फिर नतालिया गॉट सरप्राइज, नतालिया हैरान हो जाती है उसको इतना तैयार देख के। लेकिन उनका ना आर्गुमेंट शुरू हो जाता है ऑक्सन विडोज को लेके, कि वहां की जो आसपास की जो जगह होती है उसको लेके, एक लैंड के पीस को लेके, हाँ लैंड के पीस को लेके उनकी इसमें आर्गुमेंट होने लगती है दोनों की। लोमो फेल्ट अनवेल, लोमो की एकदम तबीयत खराब होने लगती है, उसका दिल हलक में आने लगता है, ये और वो ना फिर वहां से छोड़ के चला जाता है। उसको पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम होता है, वो छोड़ के चला जाता है घर को। और बाद में सेकंड टाइम क्या होता है, फिर फाइट ओवर डॉग्स, वो वापस बुला के ले आता है चुबुको लोमोव को कि नहीं छोड़ो गलती हो गई, वापस ले आता है। लेकिन दोबारा फिर से बहस हो जाती है, किस बात पे? अब हो जाती है कुत्तों के ऊपर बहस हो जाती है, और इस बार जो हमारा लोमोव होता है वो पूरा बेहोशी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, चुबुकोव गेव हर डॉटर्स हैंड इनटू लोमोव्स हैंड। इस दौरान ना चुबुकोव ना, क्योंकि परेशान होता है अपनी बेटी की शादी का, उसका रिश्ता नहीं आया हुआ था, तो उसका हाथ उसमें ऐसे ही, उसे बेहोशी की हालत में ऐसे दबा देता है और कहता है अरे हो गई, मेरी तरफ से आशीर्वाद है सबको, और ऐसे ये शादी हो जाती है। अब ये तो मोटा मोटा था, अब डिटेल में पढ़ते हैं। तुम्हें बस इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से, कैरेक्टर कौन कौन से, बस हो गया काम। तो लोमोव चुबुकोव सबको याद है क्या? आ जाओ जल्दी से देखते हैं। हाँ जी, इट इज अ वन एक्ट प्ले रिटन बाय अ रशियन राइटर चेखोव। वहां के लोग नाम ऐसे ही होते हैं, रशिया के जो होते हैं, चेखोव, एंटो, ऐसे वाले नाम होते हैं। तो भाई ये एक रशियन प्ले है, किसने लिखा? चेखोव ने लिखा है। द प्ले इज अबाउट द स्टोरी ऑफ टू नेबर्स, लोमोव एंड चुबुकोव। ये स्टोरी है दो नेबर की, लोमोव और चुबुकोव। ये तो हमें याद हो गया। वन डे लोमोव एंटर्स हिज नेबर्स चुबुकोव्स हाउस इन हिज इवनिंग अटायर। अपने इवनिंग अटायर में मतलब पहन ओढ़ के वो उसके घर में जाता है। पहली बार ऐसे वो देख के हैरान हो जाता है। चुबुकोव गेट सरप्राइज हो जाता है टू सी हिम वेल ड्रेस्ड एंड आस्क हिम द ओकेजन। वो पूछता क्यों आए हो, कोई पुराने पैसे लेने आए हो क्या मेरे? चुबुकोव थिंक्स, अज्यूम करता है कि ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी। अब इंपॉर्टेंट है, वो अज्यूम करता है, उसको क्या लगता है चुबुकोव को कि मैंने जो उधार ले रखा था ना वो मांगने आया मेरे से, और कुछ नहीं है। विच ही डज नॉट वांट टू रिटर्न, जो वो देने के मूड में नहीं था। लोमोव रिवील्ड, लोमोव क्या रिवील करता है, ही हैड कम टू आस्क फॉर चुबुकोव्स डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज, कि वो उससे शादी का हाथ मांगने के लिए उसके पास आया है। चुबुकोव गेट्स एक्साइटेड एंड लीव्स टू कॉल नतालिया। चुबुकोव एक्साइटेड है, तू शादी के लिए मेरी बच्ची से रिश्ते के लिए, और वो नतालिया को बुला लेता, नतालिया आ जाती है। लोमोव कौन है अब ये देख लो, 35 साल का जेंटलमैन है जिसको पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस आने बंद हो जाती है, फूल जाती है, उसको इसका प्रॉब्लम है। गेट्स अपसेट वेरी इजीली, बहुत जल्दी नक चढ़ा जाए, इरिटेट हो जाता है, अपसेट हो जाता है इजीली, एंड डजंट स्लीप वेल, उसको रात को नींद भी नहीं आती है, मतलब ऐसे ही बीमार सा आदमी है। ही कुड नॉट गेट अ ब्राइड ऑफ हिज चॉइस, उसे अपनी मनपसंद कभी दुल्हन नहीं मिली। सलमान खान हो रहा है ये तो, बट लुकिंग एट हिज एडवांसिंग एज एंड सेवरल एलिमेंट्स मतलब जो बीमारियां, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, उसको एडवांसिंग एज हो रही है, मतलब उम्र बढ़ रही है, तो क्या फैसला करता है, ही डिसाइडेड टू
कॉम्प्रोमाइज बाय प्रपोजिंग नतालिया। वो कॉम्प्रोमाइज करता है कि चल कोई नहीं मिल रही, पड़ोसन से ही शादी कर लो, बिया कर लो, और कुछ नहीं बचा। एन एवरेज लुकिंग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, वो एवरेज लुकिंग थी, ज्यादा सुंदर नहीं थी। कौन? हमारी नतालिया। ये कितने साल का? जल्दी माइंड में वर्ड्स लाओ। 35 ईयर ओल्ड मैन है जिसको पाल्पिटेशन का एंड अदर एलिमेंट्स है, रात को सो नहीं पाता है, ही कैन नॉट स्लीप वेल एट नाइट, है ना। ये सारी इसको प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। नतालिया एवरेज लुकिंग गर्ल है, बट एजुकेटेड है, गुड हाउसकीपर है, घर का ख्याल भी रखना जानती है। तो वो क्या करता है? डिसाइडेड टू मैरी नतालिया, हु इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। When Natalia came to meet Lomo, she got surprised to see him in a formal dress. वो भी इसको फॉर्मल ड्रेस में देख के सरप्राइज हो जाती है। The conversation started. Conversation दोनों में स्टार्ट होती है between the two and soon became an argument over Oxon Meadows, a piece of land. वो हमने पता ही है कि they had an argument over Oxon Meadows, that is a piece of land. They both were claiming that वो थल्ला हमारा था। नहीं नहीं, वो कहता अरे ये थल्ला तो हमारा था, ये सीढ़ी हमारी थी। दोनों में खूब पड़ोसियों में चे चे पे पे लग जाते, दोनों ईंट उठा मारेंगे, नहीं ईंट नहीं उठाते, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है? चुबुको ऑल्सो जॉइन द आर्गुमेंट, उसका फादर भी आता है। देखो बरखुदार, नतालिया कह तो सही रही है, वो हमारे पुरखों की जगह थी जिस पे तुम कब्जा करे बैठो, ऐसे करके ना वो भी लड़ने आ जाता है। फिर क्या होता है? ऑल्सो जॉइन द आर्गुमेंट एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग। और फिर लड़ाई खूब दबा के होती है, बेचारा वो अकेला और वहां दोनों बाप बेटी लड़ रहे होते हैं। मैं तो तैयार होकर शादी का हाथ मांगने आया था, ये तो मेरे से बहस करने लगे, लड़ने लगे। लोमो फेल्ट अनवेल एज हिज हार्ट पाल्पिटेटेड, उसका दिल धड़कन, वो ऐसे परेशान होने लगता है। एंड ही लेफ्ट देयर हाउस, वो कहता है मैं जा रहा हूं भाई, मैं जा रहा हूं, और वहां से निकल जाता है। नतालिया गॉट टू नो दैट लोमो हैड कम विद अ मैरिज प्रपोजल। She got tense and asked her father to bring him back. जैसे नतालिया को पता चलता है कि भाई ये लोमोव तो मेरे से शादी करने आया था, तो वो एकदम से ना वो उसे पछतावा होता, कहता है पिताजी जल्दी से बुला लीजिए इसको, प्लीज वापस लेके आइए। वो ऐसे चीख के बोलती है। फिर उसका पिता ना उसको वापस ले आता है। बोथ स्टार्टेड एक्यूजिंग ईच अदर टू सेंड हिम आउट। वो कहते हैं तब तू ही लड़ रही थी उससे, अब क्यों बुला रही है? वो कहती है पिताजी आप बहस कर रहे थे लोमोव से, वो तो बेचारा अच्छा लड़का है, ऐसे कह रहे थे दोनों। और फिर वो वापस बाद में उसको बुला लेता है, ठीक है। चुबुको रेन आफ्टर लोमो एंड गॉट हिम बैक, उसको वापस ले आता है। ऑन द सेकंड टाइम नतालिया बिहेव्ड सो स्वीटली टू सी हिम, बट व्हेन लोमो वाज अबाउट टू प्रपोज फॉर मैरिज अनदर आर्गुमेंट स्टार्टेड ओवर डॉग्स। अब नतालिया इसको कहती है अरे लोमो कितने तो प्यारे हो आप, आओ ना बैठो ना, आओ मैं आपके लिए क्या बना के लेके आऊं। लेकिन जैसे ही वो प्रपोज करने वाला होता है कि विल यू मैरी मी, इतने में ही दोबारा से बहस शुरू हो जाती है कुत्तों के ऊपर। तेरा कुत्ता अच्छा, मेरा कुत्ता अच्छा, इसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। लोमो सेज दैट हिज डॉग गैस इज मच, गैस इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना, गैस इज मच सुपीरियर टू चुबुकोव्स डॉग स्क्वीजर। द आर्गुमेंट once again heated up and also joined by Chubukov. दोबारा से एक आर्गुमेंट वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मा गर्मी होने लगती है। लोमो फेल्ट एग्जॉस्टेड एंड फेल अनकॉन्शियसली। वो इतना बढ़ जाता है इस बार उसे दोबारा से उसकी सांस चढ़ने लगती है, और इस बार तो ऐसे 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 कुर्सी पे ऐसे अनवेल होके फेल डाउन हो जाता है। ये रहा, हाँ जी, फेल इनटू द चेयर अनकॉन्शियसली। नतालिया थॉट ही वाज डेड एंड स्टार्टेड क्राइंग। नतालिया को लगता है टपक लिया, ये मैं हो गई विधवा बिना शादी के ही, उसको लगने लगता है, वो पूरा समझ बैठती है। When Chubukov realized that Lomo was unconscious and not dead, important word unconscious, realized. Who realized that? Chubukov realized that Lomo was unconscious. What he did, क्या करता है वो? He gave his daughter's hand into He gave his daughter's hand into Natalia's hand. ऐसे वो बेहोशी की हालत में उसको ऐसे ऐसे हाथ उसमें दे देता है एंड ब्लेस देम, और कहता है दोनों को मेरी तरफ से शादी मुबारक हो, और ऐसे करके when उनको शादी के लिए कंसेंट अपनी दे देता है। When Lomo got his senses, he showed his excitement, but once again they both started fighting over the dogs again. जैसे ही लोमो को होश आता है ऐसे करके वो हाथ उसका हाथ में देखता है, कहता है हाँ will you marry me? Yes yes, ऐसे वो प्यार से बात ही कर रहा होता है। फिर दोबारा वैसे कहती है लेकिन एक बात बोलूं, कुत्ता मेरा ही अच्छा है, और फिर से वो दोनों लड़ने लग जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड एंड ऑफ द चैप्टर। जो भी वर्ड्स लाइंस तुमने अभी सुने, इंपॉर्टेंट वर्ड अनकॉन्शियस था। लोमो कैसा था? पाल्पिटेशन का प्रॉब्लम था, ही हैड अ प्रॉब्लम ऑफ पाल्पिटेशन। वो बहुत जल्दी ही कुड इजीली बी अपसेट, वो अपसेट जल्दी हो जाता था, उसको एलिमेंट्स थे, सो ही डिसाइडेड टू कॉम्प्रोमाइज विद नतालिया। याद है ना नतालिया कौन है? नो एवरेज लुकिंग गर्ल है, गुड हाउसकीपर है, वेल एजुकेटेड है ना। ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है मेरे दोस्तों। ये है रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका। जितना कुछ भी तुम्हारे माइंड में भी आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, लिखो अपनी नोटबुक में वो वर्ड्स, वो फ्रेजेस सीक्वेंस वाइज लिखते चले जाओ। इस तरह से तुमने मैंने दोनों ने मिलके पूरी बुक के सभी चैप्टर्स को
एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है विद कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स हैं, ये वो बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इतना जिसने रिवीजन कर लिया ना, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया होगा। बढ़ गया कि नहीं? क्या मैंने कुछ मुश्किल रटने को बोला? कुछ नहीं। ये सारी जो जितनी भी पीडीएफ है ना, वो आपको मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो दोस्तों, इस तरह से सक्सेसफुली बड़े मजेदार तरीके से हमने हमारी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर ली है। ये रिवीजन भी इतनी काफी है कि इसको देखकर भी एग्जाम में जाओगे तो तुम सारे चैप्टर के अच्छे से आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा, मेरा टारगेट क्लियर है, 80 में से 80 दो मुझे, बात खत्म है। तो अब सेकंड रिवीजन होगी हमारी लाइव रिवीजन। जिसको भी पता चले कि हमारा ये, जिसने भी ये वीडियो देखी है, वो तैयार हो जाए हमारे सेकंड लाइव रिवीजन के लिए। उसकी डेट, उसका टाइम अनाउंस हो जाएगा कम्युनिटी के अंदर ही। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैक्सिमम 4 से 5 दिन इस वीडियो को आपको दे देता हूं, ताकि आप इसको, जिसने नहीं देखा वो भी देख सकें। उसके बाद 4-5 रोज बार, मतलब 4-5 दिन बाद आपकी वो लाइव रिवीजन की हम अनाउंसमेंट कर देंगे, आप वो जरूर देखना। इसके बाद अभी फौरन ही आपको 1-2 दिन के अंदर ही फुटप्रिंट्स विदाउट फिट की भी रिवीजन क्लास ऐसी मिल जाएगी। क्लास कैसे लगी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। कहीं भी कोई डाउट आता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछ लेना। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अब आज जो आपने कीवर्ड्स और फ्रेजेस लिखे हैं ना, जो अपने हाथ से लिखे हैं, इस कॉपी को बड़े संभाल के रखना। अब जो नेक्स्ट आपकी मैं रिवीजन लूंगा, जो रिवीजन नंबर 2 होगी, जो कि लाइव रिवीजन होगी, उसमें भी मैं कुछ आपको कीवर्ड्स और कुछ लाइंस आपको बताऊंगा, जो आपको लिखने को कहूंगा। उसको भी आप अलग से बड़े साफ साफ तरीके से लिख देना। जब ये सारा मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा ना, तो आपको एक तो ये सब कुछ याद हो जाएगा, और एग्जाम में फिर कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, हम प्रिपेयर्ड होंगे सही आंसर लिखने के लिए। मानते हो कि नहीं? तो इस चीज का ख्याल रखना। इस कॉपी को अगले लाइव में, जब लाइव रिवीजन होगी, ये तो रिकॉर्डेड था, जो लाइव रिवीजन में मैं आऊंगा आपके साथ, तो उसमें यही कॉपी आपको लेके आनी है। मिलते हैं